फेक इट टिल यू मेक इट। सर, यूनिवर्स का जिक्र आपने बहुत बार किया, तो यूनिवर्स मैसेज दे रहा है। जो आप सोच रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली सर्च कर रहे हैं बैक ऑफ द माइंड, यूनिवर्स का सिग्नल मिला, मैंने पकड़ा और आज हुआ। हर तीसरा आदमी आजकल यही सोच रहा होगा कि नौकरी छोड़ देनी चाहिए, बट यूनिवर्स ने आपको राइट कॉल कौन सी दी है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आपका सबकॉन्शियस माइंड आगे क्या होने वाला है। आज अगर इस यूनिवर्स में मैं चाह रहा हूँ कि मुझे फरारी मिल जाए या रोल्स रॉयस मिल जाए, तो वो आप इसीलिए सोच पा रहे हो क्योंकि किसी न किसी पैरेलल यूनिवर्स में ऑलरेडी आप वो कार चला रहे हो। When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. हनुमान चालीसा से अस्थमा चला गया। हनुमान जी ही आपको पूरी तरह से ठीक कर रहे हैं और वो लोग ठीक होने लग गए। 36 घंटे में कैसे लाइफ बदल सकती है? आपने जैसे ही इसके अंदर कुछ फीड कर दिया ना, वो आपको वहां तक पहुंचा देगी। जो लोग खुद मैनिफेस्टेशन के तरीके बताते हैं, उनको तो अंबानी अडानी हो जाना चाहिए था। कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नीयत तेरी साफ तो घर में मथुरा काशी। भक्ति में ही शक्ति है जी, त्याग ही तपस्या है। जिसको देखो ओशो के वीडियोस उनको पसंद आते हैं, ओशो की बातें उनको पसंद आती हैं। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, लेकिन ओशो की थ्योरी थोड़ी सी अलग है। तो लोग कंफ्यूज जाते हैं, भाई करें तो क्या करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आज के इस पॉडकास्ट में बात उन लोगों की होने वाली है जिनके चेहरे पर मुस्कान है लेकिन मन में अकेलापन है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर आप उनके कंधे पर सिर्फ एक बार हाथ रख देना तो उनकी आंखों से आंसू कुछ इस कदर बहेंगे कि आपको लगेगा कि कितनी तकलीफ इन्होंने अपने सीने में छुपा कर रखी थी। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये टूटे हुए लोग हैं और ये टूटे हुए लोग हार नहीं चुके हैं। ये लोग लड़ना चाहते हैं, फिर से जीना चाहते हैं, उठकर खड़ा होना चाहते हैं, और ऐसे ही लोगों की मदद करते हैं कोच BSR। इनका नाम आपने बहुत बार सुना होगा और मुझे लगता है कि हर घर में इनकी चर्चा होती होगी, क्योंकि जो लोग टूट चुके हैं, जो लोग उठना चाहते हैं, उनकी लड़ाई में ये उनका साथ देते हैं। और ये जो लड़ाई होती है ना, जो अपने आप से होती है, ये सबसे बड़ी होती है। और क्योंकि हम जब कोच BSR की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने एक टारगेट रखा है कि 50 करोड़ लोगों की ज़िंदगी को टिल 2030 ये बदलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये 50 करोड़ लोग कम से कम उनके ज़रिए अपनी ज़िंदगी को जीना सीखें। तो आइए आज उन्हीं का सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट। थैंक यू पूजा जी, बहुत ही प्यारा आपने स्टार्ट किया। आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच। आपने कहा 50 करोड़ लोगों की ज़िंदगी आप बदलना चाहते हैं जी। बहुत मैं हमेशा एक टारगेट रखा चीज़ है आपने। बहुत बड़ी मानता हूँ कि जितना बड़ा आप सोचते हो यूनिवर्स आपसे करवा लेता है। बस मैं उसी फिलॉसफी पे चलता हूँ, फेक इट टिल यू मेक इट एंड कीप थिंकिंग बिग। बोलना ही है तो क्यों छोटा बोलें, बड़ा बोलें। मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत छोटा सा किस्सा मेरे साथ हुआ था जी। मैं एक प्रोग्राम कर रहा था आर्ट ऑफ लिविंग का, और हमने ही ऑर्गेनाइज करवाया था। तो वहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग के एक टीचर आए और वो मेरे साथ कार में बैठे और हम लोग एक डेस्टिनेशन पे जा रहे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या करना चाहते हो। अब लोगों ने, जितने भी मेरे पार्टिसिपेंट्स थे, उन्हें बता दिया था कि कोच BSR से हम सीखते हैं। उन्होंने कहा क्या अचीव करना चाहते हो। मैंने कहा मैं 1 करोड़ लोगों को जीवन बदलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बहुत छोटा टारगेट लेके चलते हो। मैंने कहा क्यों। बोले तुम्हारे जैसे आदमी का मिनिमम 10 करोड़ का टारगेट होना चाहिए। मैंने कहा सर इतना बड़ा बोल रहे हैं, 10 करोड़, और 2015 की बात है ये। मैंने कहा 10 करोड़ कैसे होगा, अभी तक तो हमने 10,000 भी नहीं किया होगा। बट उनकी बात मुझे थोड़ी सी समझ आई और मैंने कहा चलो ठीक है 10 करोड़ का टारगेट लगते हैं। लेकिन मैं 2030 लिखता था तो 2040 लिखने लग गया। फिर फिर भी है ना, मुझे बोलने में वही 1 करोड़ ही कंफर्टेबल था। मैं जयपुर में एक प्रोग्राम कर रहा था और दैनिक भास्कर ने मेरा इंटरव्यू लिया और उन्होंने भी पूछा कि कहाँ तक पहुँचना चाहते हो। मैंने कहा मैं 10 करोड़ लोगों की, मैंने कहा मैं 1 करोड़ लोगों का जीवन बदलना चाहता हूँ। अगले दिन न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन आई उसके नीचे लिखा हुआ था भूपेंद्र सिंह राठौड़ बदलेंगे 10 करोड़ लोगों की ज़िंदगी। मैंने कहा ये दो यूनिवर्सल सिग्नल कहाँ से आ गए। फिर मैंने बोलना शुरू कर दिया 10 करोड़, लेकिन मैंने 2040 का बोलना शुरू किया। मैं धीरे धीरे जब कोविड आया और डिजिटल मीडिया के थ्रू बहुत जल्दी हम लोगों तक पहुंचने लगे, हमारा यूट्यूब चैनल वायरल होने लगा और एक सिंगल वीडियो पे 1.5 करोड़ व्यूज़ जब आ गए, मैंने कहा अरे 1.5 करोड़ तो एक ही चैनल पे, एक ही वीडियो पे आ गए। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि 1 करोड़ लोगों ने तो आज तक मेरे लाइव, ऑनलाइन या फिजिकल वर्कशॉप्स अटेंड कर लिए। ओह माय गॉड।
एंड लाइव में जब हम लाइव का मतलब कह रहे हैं कि मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करके हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम 28 डेज रोज़ लाइव जाते हैं यूट्यूब पे। हर सेशन में 15,000, 20,000, 25,000 लोग होते हैं एंड हर वीडियो पे 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख व्यूज़ होते हैं। एंड इतना हो गया कि वो 10 सीज़न हम कर चुके हैं। तो मैंने कहा, जब देखा 1 करोड़ बोला था तो वो 1 करोड़ 2030 का बोला था, वो जब 2020 में ही पूरा होने के पास आ गया तो मैंने कहा 10 करोड़ भी हो जाएगा। अगर मैं आज वैसे इंस्पिरेशन की बात करूं तो 10 करोड़ लोगों ने मेरे वीडियोस वगैरह देख के थोड़ी बहुत कुछ तो अपनी लाइफ में बदलाव किया होगा या इंस्पिरेशन ली होगी, तो 50 करोड़ क्यों नहीं पॉसिबल है मैम। सो आई थिंक बिग एंड आई ऑलवेज टेल पीपल, सोचना ही है ना तो बड़ा सोचो। 1 करोड़ कमाने का क्यों सोच रहे हो, सीधा 1000 करोड़ कमाने का सोचो, क्योंकि 1 करोड़ कमाने का सोचने में भी उतनी ही एनर्जी लगेगी, 1000 करोड़ कमाने का सोचने में भी उतनी ही एनर्जी लगेगी। अगर आप 1000 करोड़ पे नहीं भी पहुंचेंगे तो 50 करोड़, 40 करोड़, 10 करोड़ तो आराम से पहुंच जाएंगे। लेकिन 1 करोड़ का सोचेंगे ना तो 70 लाख, 50 लाख, 25 लाख पे ही अटक जाएंगे, या पहुंचेंगे तो भी 1 ही करोड़ पहुंचेंगे। अच्छा, आपका नाम है पूरा भूपेंद्र सिंह राठौर, लेकिन आपको लोग जानते हैं ज़्यादा कोच BSR के नाम जी से। जी। तो ये भूपेंद्र सिंह राठौर से कोच BSR तक कैसे आ गए आप? ये बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। मेरा वेबसाइट बन रहा था 2012 में, तो वेबसाइट वाले ने डोमेन बुक करना था। अच्छा। भूपेंद्र के नाम से मिल नहीं रहा था, भूपेंद्र सिंह राठौड़ बड़ा लंबा हो रहा था। तो उसने BSR शॉर्ट में करने की कोशिश की, और BSR मुझे मेरा एक कोच मिला था, तो उसने कहा यार भूपेंद्र सिंह राठौड़ फैंसी नाम नहीं लग रहा है, BSR कर दे, BSR कर दे। तो उसने मेरे को रीब्रांड किया था BSR। अब डोमेन जब मिला तो BSR के नाम से भी इतना छोटा डोमेन हो रहा था, और वो भी शायद बुक्ड था। तो मेरे वेबसाइट वाले ने उसके आगे कोच लगा के कोच BSR कर दिया 2012 में, और उसके बाद मेरा यूट्यूब चैनल भी कोच BSR के नाम से बन गया। सो आज आप देखोगे, मुझे इस चीज़ का बड़ा गर्व भी होता है कि 2012 में किसी वेबसाइट वाले ने मेरे को कोच BSR कर दिया, किसी कोच ने मुझे BSR कर दिया। एंड उसके बाद आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं वो अपने नाम के आगे लिखने लग गए कोच XYZ, कोच XYZ। आई एम द पायनियर ऑफ दैट इन इंडिया स्पेशली। मतलब बड़ा ऐसा लगता है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसे, कोई रेटिंग या कोई सर्च करेगा तो हो सकता है US के किसी आदमी ने पहले से लिख रखा हो, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ और आज बहुत लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, तो आई फील गुड। सर, यूनिवर्स का जिक्र आपने बहुत बार किया, तो यूनिवर्स मैसेज दे रहा है जी। ये कैसे पता लगेगा? जैसे कि मान लीजिए इस समय कोई आदमी ये पॉडकास्ट देख रहा है, यूट्यूब में करोड़ों पॉडकास्ट अवेलेबल है। वो इसी पॉडकास्ट पे क्यों है? इसी पॉडकास्ट ने उसको आकर्षित क्यों किया? इस पूरे इंडिया में हज़ारों लाखों होस्ट है, मैं इसी पॉडकास्ट पे क्यों हूँ? और हज़ारों लाखों गेस्ट है, आप इसी गेस्ट का पॉडकास्ट क्यों ले रहे हैं? इसको आप और मैं डिकोड नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे नहीं नहीं, हम तो उसको जानते थे, उसने कनेक्ट करवा दिया। आज से पहले क्यों नहीं करवाया? 10 साल पहले क्यों नहीं करवाया? आज ही क्यों कनेक्ट करवाया? जब हम यूनिवर्स को समझेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक ही तरह से ऑपरेट कर रहा है कि जो आप सोच रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली सर्च कर रहे हैं बैक ऑफ द माइंड, वो यूनिवर्स आपके सामने लाके खड़ा कर देता है। तो ये कॉन्वर्सेशन आज शायद जिस तरह से होना है, या जो मेरे से निकाल सकते हो वो आप ही निकाल सकते हो, और जो आप मुझसे निकलवा सकते हो वो जिस आदमी के लिए ज़रूरत में है सबसे ज़्यादा, वो ही इस पॉडकास्ट पे बैठा हुआ है, और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है। मतलब आप कह रहे हैं कि सब कुछ चीज़ें जो हैं पहले से निर्धारित हैं। ट्रू। यूनिवर्स आपको हर रोज़ गाइड कर रहा है। आप देखिए, हर रोज़ गाइड कर रहा है, हर तरह से गाइड कर रहा है। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स देता हूँ। मैं जॉब छोड़ने वाला था, एंड मेरा पूरा इच्छा हो गई थी कि मैं जॉब छोड़ दूँ, जल्दी से छोड़ दूँ, लेकिन पेरेंट्स कह रहे थे नहीं छोड़नी है, दोस्त कह रहे थे नहीं छोड़नी है, घबराहट मुझे भी पूरी हो रही थी, क्योंकि 2010 में मेरे को 30,000 रुपीज़ का सैलरी मिल रहा था, जो कि आज के लाख, 1.5 लाख रुपए के बराबर के आस पे है। एंड मैं बड़ा मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो 1200 रुपये की सैलरी से करते करते 30,000 तक पहुँचे थे, और कंप्यूटर कोर्स करके, रात दिन जाग के, कॉल सेंटर में नौकरी करके वहाँ तक पहुँचे। एंड मैं कह रहा हूँ घर में जॉब छोड़नी है, घर वाले कह रहे हैं नहीं छोड़नी है, मेरे कोच कह रहे हैं भाई तेरे अंदर पोटेंशियल है, देख ले, फॉलो योर हार्ट, ये सब चीज़ें मैंने सुनी। एक दिन मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मेरे को एक भी दिन ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा था, और मैं रोने लग गया। बाइक चला रहा था, मैं घर जा रहा था, मेरे आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैंने कहा भगवान कुछ कर दे, मैं नहीं, ये 2 नावों में सवार नहीं हो सकता अब। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसी समय मैंने यूनिवर्स को कहा भगवान मुझे कोई तो सिग्नल दे दे। मैंने आंखें बंद की होगी और तुरंत आंखें खोली, और अचानक से मेरे फ़ोन पे एक फ़ोन आता है उसी क्षण, एंड उस फ़ोन पे दूसरी तरफ शौहरत शंकर करके एक व्यक्ति थे, जिनका कंपनी है सर्च फॉर एक्सीलेंस, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। उन्होंने कहा भूपेंद्र, हमारी कंपनी फ्रीलांसर ट्रेनर्स ढूंढ रही है, और हमने कहीं पे पढ़ा कि आप फ्रीलांस ट्रेनर हो, आप आ सकते हैं मिलने।
एंड आई वाज लाइक वाओ। उसके बाद शौरत जी ने हमको जब मिले तो उन्होंने कहा यार तुम में तो बहुत कमियां हैं। उन्होंने मुझे एक दिन पूरा ट्रेन किया और अगले दिन मेरे को असाइनमेंट पे भेज दिया क्रेडिट स्विस कंपनी में फुल डे का ट्रेनिंग लेने के लिए। अच्छा। एंड इट वॉज अ बिगेस्ट मिरेकल। मुझे मतलब छोड़नी थी जॉब, भगवान ने उसी समय फ़ोन बजाया। 2 दिन बाद बजाता तो शायद मैं वो एक्शन नहीं ले पाता, लेकिन मैंने इधर मांगा सिग्नल, इधर मिला सिग्नल, और मैंने उसको फॉलो करके अपनी नौकरी छोड़ दी और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। यूनिवर्स ऐसे हज़ारों सिग्नल्स आपको हर जगह पे देता है। जैसे कि 17-18 में मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई और मैं अपने टीचर के पास गया और मेरे एक टीचर ने मुझे कहा दान नहीं देता ना इसलिए तेरे पास पैसा नहीं आता। अच्छा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो सर? और वास्तव में मैं कोई दान मान नहीं देता था, मतलब कहीं किसी वेटर को भी 10 रुपए देने से पहले 1000 बार सोचते थे इस तरह का, क्योंकि मैं बहुत गरीबी से ऊपर आया हूँ। तो पैसे की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने कहा हाथ खोल, तेरे लिए खर्च कर सकता है ना, तेरे सीखने के लिए खर्च कर सकता है, तो देना भी शुरू कर। बोलते कि 1% तो बिना सोचे समझे दे दे। लाख रुपए आया तो 99,000 ही आया तेरे घर में, ये मान के चल। 1000 रुपये चाहे मंदिर में डाल दे, किसी भिखारी को दे दे, किसी भगवान के यहाँ चढ़ा दे, या कुछ तो कर दे, अनाज बांट दे। मेरे को ये बात इतनी सटीक लगी और मैंने ये करना शुरू किया। अब देखिए ये शायद यूनिवर्स का सिग्नल था मुझे सही रास्ते पे लाने का। उसके बाद आज मेरे कारण कई लोग इंस्पायर होकर दान भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। भले अपनी अपनी कैपेसिटी में करो, लेकिन 1% आपका है ही नहीं। धीरे धीरे उसको 10% तक लेके जाओ। सो ये एक सिग्नल आया। एंड आपको मैं बता दूं 2019 तक मैं कभी अच्छा पैसा नहीं कमा पाया। मतलब मैं कभी भी मेरे घर में ना 50 लाख रुपए एक साल का खुद के लिए यूज़ करने के लिए नहीं ले जा पाया। एंड उसके बाद से ऐसा हुआ कि मैंने घर भी खरीदे, गाड़ियाँ भी खरीदी, ज़मीनें भी खरीदी, इंटरनेशनली भी बहुत ट्रैवल किया, सब कुछ किया, परिवार के भी सारे लोगों को सेटल कर दिया। मतलब पिछले 7-8 साल में जब से दान देना शुरू किया कभी कमी नहीं आई। यूनिवर्स का सिग्नल मिला, मैंने पकड़ा और आज हुआ। पर राइट कॉल कौन सी है ये कैसे पता लगेगा? मतलब सिग्नल तो बहुत सारे मिल रहे होते हैं ना, जैसे आपकी तरह हुआ कि नौकरी मुझे छोड़ देनी चाहिए। मुझे लगता है हर तीसरा आदमी आजकल यही सोच रहा होगा कि नौकरी छोड़ देनी चाहिए, करेक्ट, अपना कुछ काम कर लेना चाहिए। बट यूनिवर्स ने आपको राइट कॉल कौन सी दी है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यूनिवर्स के कॉल्स की एक सीरीज होगी, ऑलराइट। जैसे कि अगर मुझे यूनिवर्स मुझसे कुछ नया करवाना चाहता है तो ऑटोमेटिकली वो मुझे कहीं दूसरी जगह अचानक से ले जाएगा, किसी मंदिर, आश्रम, किसी टीचर के पास, कोई बुक मेरे हाथ में थमा देगा। ठीक है। दूसरी चीज़ हो सकती है क्वालिटी, कि जब भी हम कोई सिग्नल मांगे उसके बाद कौन से सिग्नल्स आ रहे हैं उनकी तरफ हम ध्यान दें। जैसे मैंने उस दिन मांगा कि मैं बाइक में चल रहा हूँ, भगवान गाइड करो, और मेरे को ट्रेनिंग का असाइनमेंट पे आ गया और 3,000 रुपये का पे भी मिल गया। तो ऐसे कई बार क्लियर सिग्नल मिलेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कई लोगों के घर में डेथ हुई होगी एक्सीडेंट से। आप उन घरों में जाइएगा और उनसे बात कीजिएगा कि क्या हुआ था। वो बताएंगे पता नहीं सुबह से ही हमें थोड़ा जी खराब हो रहा था, वो जब घर से बाहर जा रहा था तो हमारी इच्छा हो रही थी कि उसको एक बार रोक लें। हमने उसको कहा भी लेकिन उसने हंसी में टाल दिया। क्या हुआ? माइंड ने कुछ तो सिग्नल पहले ही दे दिया। आपका सबकॉन्शियस माइंड आगे क्या होने वाला है पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है, क्योंकि योर सबकॉन्शियस माइंड इज सो इंटेलिजेंट। या यूं कहें तो आप एक एनर्जी बीइंग है। हमें लगता है कि हम ह्यूमन बीइंग है, लेकिन इस ब्रह्मांड में क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से एवरीथिंग इज वाइब्रेशनल एनर्जी। हर चीज़ एनर्जी है और उसकी वाइब्रेशन है, और उस वाइब्रेशन की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी है। तो जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो आपका वाइब्रेशनल मन ऑटोमेटिकली जानता है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। इवन एक और थ्योरी है, वो कहती है देयर आर पैरेलल यूनिवर्सेस, कि आज अगर इस यूनिवर्स में मैं चाह रहा हूँ कि मुझे फरारी मिल जाए या रोल्स रॉयस मिल जाए, तो वो आप इसीलिए सोच पा रहे हो क्योंकि किसी न किसी पैरेलल यूनिवर्स में ऑलरेडी आप वो कार चला रहे हो। दैट इज़ वॉट द साइंस इज। अब हालांकि मैंने कोई पैरेलल यूनिवर्स में जाके देखा नहीं है, बट मैं पढ़ाई चीज़ बात को बता रहा हूँ आपको। बट दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क। सो मेरी वाइब्रेशन जैसे ही हुई कि मुझे सिग्नल चाहिए, यूनिवर्स के वो सारी चीज़ें मौजूद है, वो सारी चीज़ों में से कोई ना कोई सिग्नल आ जाएगा। जैसे 98.3 पे मैंने जैसे ही ट्यून किया, उसका सिग्नल रेडियो कैच कर लेता है, वैसे ही मेरा माइंड भी कोई ना कोई सिग्नल कैच करेगा। तो सिग्नल क्या हो सकता है? आप पहली रिक्वेस्ट है आपसे, सिग्नल के लिए प्रे करो, भगवान मुझे कोई तो सिग्नल दो। उसके बाद थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। और तीसरी चीज़, जिस चीज़ के प्रति आपका ध्यान ऑटोमेटिकली आकर्षित हो जाए, आपको लगाने की ज़रूरत ना पड़े, शायद वो सिग्नल हो सकता है, उसको पकड़ के देखो। जैसे ऑटोमेटिकली आप कहीं जा रहे हैं और आपको दिखाई दिया इन्वेस्टमेंट विल गिव यू अ लॉट ऑफ रिटर्न्स, ओके, एंड फिर आपने पॉडकास्ट खोला और वहाँ पे भी सुनाई दे रहा है इन्वेस्ट करो, राइट। और फिर आप घर पे जा रहे हो और आज अचानक से आपके पापा ने भी बोल दिया बेटा इन्वेस्टमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है।
मतलब ये आपके लिए एक सिग्नल हो सकता है कि सुबह से आपने आपने एक सवाल पूछा होगा भगवान से, भगवान मैं मेरे पैसे को कैसे बढ़ाऊं, और 3 जगह से इन्वेस्ट 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 सिखाई दे दिया, तो इट माइट बी ए सिग्नल। तो कई लोग कहते हैं सर आजकल तो पॉडकास्ट पे बहुत ज़्यादा हो रहा है शेयर मार्केट शेयर मार्केट शेयर मार्केट, क्या तो शेयर मार्केट क्या मेरे लिए सिग्नल है? इट माइट बी, बट यू हैव अ चॉइस। अगर आपका माइंड एफर्टलेसली वहाँ पे जा पा रहा है तो ही वो आपके लिए सिग्नल है। अगर आपके माइंड को बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा है शेयर मार्केट में जाने में, फिर वो सिग्नल नहीं है, फिर वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है। सो डिस्ट्रैक्शन एंड सिग्नल की एक ही सिंपल सी व्यवस्था है कि सिग्नल आपको एफर्टलेसली अट्रैक्ट करके खींच के ले जाएगा आपकी तरफ। अच्छा। एंड डिस्ट्रैक्शन के लिए आपको थोड़ा प्रयत्न करके आप उधर जाओगे, हो सकता है वो भी एफर्टलेस हो लेकिन उसमें मज़ा आ रहा हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप फंसते हुए चले जाओगे और आपको अंदर से ना एक वाइब्रेशनल लेवल पे यू विल फील नहीं कुछ तो राइट नहीं है, नहीं नहीं डर है, अरे मैं इसको कैसे मान लूँ, इसकी बात मान के मेरे को कैसे। सिग्नल जहाँ हुआ ना ये सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, आप देखोगे। तो मेरे टीचर ने, जब मेरे पास पैसे की कमी थी तो एक और टीचर ने कहा कि भैया भूपेंद्र तू आया क्यों था ट्रेनिंग में? मैंने कहा मैं दुनिया की सर्व करने के लिए आया था। तो बोले दुनिया की सर्व करने के लिए आया था, तू तो पैसा कमाने में बिजी हो गया। तो कीप द मेन थिंग उन्होंने बोला। और फिर उन्होंने कहा तेरा सबसे बड़ा पर्पस था लोगों को अवेयर करना, तू एक प्रोग्राम तेरा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे। और उन्होंने एक सेंटेंस बोल दिया, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। ये सेंटेंस जिस दिन मैंने सुना ये मेरे जीने का मंत्र बन गया। मेरे ऑफिस में सब जगह ये लिखा हुआ है। मैंने अपना सबसे महंगा प्रोग्राम और सबसे ज़्यादा किया जाने वाला प्रोग्राम और सबसे पॉपुलर प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए देना शुरू कर दिया। एंड उसी प्रोग्राम ने 1 करोड़ लोगों से मुझे कनेक्ट किया। एंड दिस इज़ माई मंत्र ऑफ लाइफ। ऐसे ही हनुमान जी एक दिन मेरे इसको सिग्नल हो गया। क्या सिग्नल हुआ? मेरा बिजनेस डाउन था, एक दिन मैंने ऐसे ही बैठ के सोचा सुंदरकांड कर लेते हैं, मैंने किया और उस महीने मेरा सबसे ज़्यादा बिजनेस हुआ। फिर अगले साल फिर से मैं 2-3 सुंदरकांड किए, फिर मैं भूल गया, फिर छोड़ दिया। फिर अगले साल फिर से मैंने यही किया और मेरा बिजनेस डाउन था, वापस से मैंने सुंदरकांड किया, फिर अप हो गया। तो मैंने कहा ये तो सिग्नल है हनुमान जी का। 2 बार सुंदरकांड किया, दोनों बार बिजनेस में उछाल देखने को मिला। इसका मतलब है हनुमान जी चाहते हैं कि मैं उस तरफ थोड़ा सा जाऊं। उसके बाद मैंने सुंदरकांड करना शुरू किया, हनुमान चालीसा करना शुरू किया। और अब मैं जब हीलिंग करता हूँ और हनुमान चालीसा पढ़ के हीलिंग करता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि सर पता नहीं मिरेकल तरह से मेरा तो ये कैंसर गायब हो गया, मेरा बचपन से आज तक का ये बीमारी गायब हो गया, मेरा अस्थमा गायब हो गया, मेरा 10 साल से दवाइयाँ चल रहा था। हनुमान चालीसा से अस्थमा चला गया। हनुमान चालीसा करके जब मैंने हीलिंग की या उनकी तरफ चैनलाइज की एनर्जी या उन्हें ब्लेसिंग दी और उन्हें कहा कि मान लीजिए हनुमान जी ही आपको पूरी तरह से ठीक कर रहे हैं, और वो लोग ठीक होने लग गए। रियली? इट इज़ अमेजिंग। मैं आपके साथ बहुत सारी ऐसी केस स्टडी शेयर कर सकता हूँ जहाँ अभी थोड़े दिन पहले देयर वाज अ लेडी जो कि 4 साल से डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रही थी। एंड 5 दिन के बाद हमारा वर्कशॉप अटेंड किया उसने। 5 दिन के बाद तो बोलती कि मेरी सारी दवाइयाँ बंद हो गई। एंड आई वॉज लाइक, और सच बोलूँ मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था, जैसे आपको अभी डिसबिलीफ हो रहा है। मैंने कहा ये कैसे हो गया? देयर वाज वन पर्सन जिनको कैंसर 4th स्टेज का था, वो हमारे 3 दिन के एक वर्कशॉप में आए, वहाँ हम ये सब चीज़ें करते हैं। एंड उनकी ऐसी स्थिति थी कि वो बिना पेन किलर लिए बैठ नहीं पाते थे। और 4th स्टेज कैंसर मतलब एक्सट्रीम पेन। किसी ने उनको मेरे वर्कशॉप का बताया, वो आ गए। कहाँ से उठ के आए? कैलकाटा से आए। वर्कशॉप में आए और वर्कशॉप में उन्होंने तीसरे दिन जब आके शेयरिंग की तो उन्होंने कहा सर मैं पेन किलर लिए बिना ना 1 घंटे भी नहीं बैठ सकता, और पिछले 3 दिन से मैंने एक भी पेन किलर नहीं लिए और मेरे बॉडी में कैंसर का 1% भी पेन नहीं है। और आज 2 साल हो गए हैं उस आदमी को कोई पेन नहीं है कैंसर का, एंड उसने एक भी दवाई नहीं खाई है उस दिन से। एक 36 घंटे का फॉर्मूला है आपका लाइफ चेंजिंग। एब्सोल्युटली। 36 घंटे में कैसे लाइफ बदल सकती है? 36 आवर्स में बहुत सारे तरीक़ों से लाइफ बदल सकती है। वैसे तो कहते हैं 36 सेकंड में भी बदल सकती है। कैसे? मुझे ये बताइए, अगर आपको कार कहीं पे ले जानी है और आपको 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, 36 सेकंड में आप अगर स्टीयरिंग को इधर टर्न करते हैं तो आप शायद बॉम्बे पहुंच सकते हैं, और इधर टर्न करो तो शायद आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। एम आई राइट? बस वही फॉर्मूला है। 36 सेकंड में आप बीज बो सकते हैं। सो 36 आवर्स, अगर कहते हैं कि किसी भी चीज़ को आप लंबे समय तक यानी 24 आवर्स 36 आवर्स किसी गोल को लेके उसके ऊपर आप मेडिटेट करो, उसके ऊपर आप लिखो, उसके बारे में विजन बोर्ड बनाओ, उसके बारे में एक एनवायरनमेंट सा बना दो जहाँ वो गोल आपको बार बार दिखे, बार बार सुनाई दे। उसको 36 आवर्स में बैठ के उसी के अराउंड अफर्मेशंस बना लो। अभी एक एग्जाम्पल लेंगे तो 36 आवर्स में जो करोगे वो आपके डीपर माइंड में एक
चीज़ होती है जिसको बोलते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट मान लीजिए या ब्रेन का एक फंक्शन मान लीजिए, जो भी बोलें इसे। इसका एक काम होता है कि जिस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करते हो ये ऑटोमेटिकली RAS में जाने लगता है। और RAS का फंक्शन है लाइक ए गाइडेड मिसाइल। जैसे एरोप्लेन है, उसको पायलट ने सेटिंग दे दी कि भैया हमें मुंबई जाके लैंड करना है, और वो मुंबई तक पहुंच जाएगा प्लेन, है ना। शायद मुझे नहीं लगता कि एरोप्लेन जब बहुत ऊपर हवा में स्टेबल हो चुका है और वो उड़ रहा है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ करना होता होगा पायलट को। पायलट आके चल सकता है, घूम सकता है थोड़ा बहुत। तो ऐसे ही ये RAS वैसी गाइडेड मिसाइल है जो आपने जैसे ही इसके अंदर कुछ फीड कर दिया ना, वो आपको वहाँ तक पहुँचा देगी। फॉर एग्जांपल इसका काम क्या है, कई बार ऐसा हुआ होगा कि किचन में आपकी मम्मी ने कहा होगा कि जाओ बेटा आप जाके नमक ले आओ, है ना। मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है, नमक ले आओ, और मैं पहले से मान के चुका यार मम्मी ने काम बता दिया, यार मुझे मिलता नहीं है आपकी किचन में कुछ भी। मैं गया किचन में देख रहा हूँ पूरा, मम्मी कहाँ है नमक, मुझे दिखाई नहीं दे रहा ये, अरे उधर ही पड़ा होगा सामने, सब तरफ देख लिया कहीं पे भी नमक नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर पीछे से थोड़ी देर बाद फ्रस्ट्रेटेड होकर मम्मी आती है और बोलती है फटाक ये सामने क्या पड़ा है। मतलब आपके सामने था लेकिन आपने बिलीव कर लिया था कि मुझे दिखाई नहीं देगा, मुझे नहीं मिलेगा, तो आपको नहीं मिल रहा। एंड इसका ऑपोजिट भी होता है। कई बार आपने किसी को एक पर्टिकुलर ड्रेस पहने देखा और आपने कहा क्या बढ़िया ड्रेस है, और उसके बाद आप देखो कई जगह पे वो ड्रेस आपको दिख जाती है। अरे यार आज से पहले क्यों नहीं दिखी, ये पहली बार देखने के बाद हर जगह दिखाई दे रही है। सो ये क्या है, जब कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी या जब कोई चीज़ आपने अट्रैक्ट करने के लिए अपने माइंड को प्रोग्राम कर दिया तो वो RAS में चली गई। और RAS का काम है फोकस करवाना या डीफोकस करवाना। तो 36 आवर्स में, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी को बहुत पैसा कमाना है, लेट्स से अगले 3 साल में 1 करोड़ रुपए लेके आना है या एक अच्छी कार अट्रैक्ट करनी है। वो क्या करे, 36 आवर्स का समय ले और पहली चीज़ ये करे कि एक क्लियर स्टेटमेंट लिख दे। देखिए क्लियर स्टेटमेंट लोग कैसे लिखते हैं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए। ये क्लियर स्टेटमेंट नहीं है। कैसा घर चाहिए, 1 BHK 2 BHK 4 BHK, नोएडा में चाहिए, गाज़ियाबाद में चाहिए, या किसी आइलैंड पे चाहिए बहुत समुद्र के बीचों बीच, कहाँ चाहिए भाई। मुझे नोएडा में घर चाहिए। 3 BHK चाहिए, हाँ 3 BHK चाहिए। कौन सी लोकेलिटी के आसपास चाहिए, कि भाई दिल्ली से 10 किलोमीटर के अंदर अंदर चाहिए। ओके, व्हाट एल्स डू यू नीड, मुझे लोकेलिटी बहुत ही फैंटास्टिक चाहिए। ब्रांड न्यू चाहिए, पुराना चाहिए, ब्रांड न्यू चाहिए, किराए का चाहिए या खुद का खरीदा हुआ चाहिए, खुद का खरीदा हुआ। तो मैं लोगों को बताता हूँ इसको इस तरह से लिखो, थैंक यू भगवान आज मुझे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखना है। ऐसे नहीं कि मुझे वो घर मिलेगा, मैं घर चाहता हूँ, भगवान मुझे घर देगा, नहीं। ऐसे लिखो, वाह आज तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज इतनी तारीख है और मैं अपने 3 BHK खुद के ब्रांड न्यू घर के अंदर गृह प्रवेश की पूजा कर रहा हूँ और मेरे सारे गेस्ट्स के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ। फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी है, ऑफिस स्टाफ भी है। थैंक यू गॉड। अब देखिए इसमें क्या क्या लिखा मैंने, धन्यवाद भगवान। भगवान को हम धन्यवाद कब बोलते हैं, किसी को भी धन्यवाद कब बोलते हैं, काम हो गया उसके बाद भगवान धन्यवाद बोल दिया। परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ, तो मतलब एक मन में इमेजिनेशन क्या हुई, नाचने की, गाने की, मतलब इमोशंस इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने कहा ग्रह शांति की पूजा कर रहे हैं और अपने खुद के ब्रांड न्यू 3 BHK नोएडा में इस लोकेशन पे जो घर है उसमें एंटर कर रहे हैं जी। बहुत ही स्पेसिफिक हो गया, मतलब पिक्चर बनी ना तो 3 BHK आया, 4 BHK नहीं आया। ठीक है, उसमें भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो, 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, जो भी आपको करना है। किया, ग्रह शांति की पूजा करते हुए आप अपने आप को विजुअलाइज कर रहे हो। ठीक है, सो कहते हैं वॉट एवर यू विजुअलाइज, वोकलाइज, इमोशनलाइज, यू एक्चुअलाइज। तो आपने यहाँ पे विजुअलाइज किया क्लियर स्पेसिफिक थिंग, आपने वोकलाइज क्या किया, क्लियर स्पेसिफिक थिंग, आपने इमोशनलाइज किया पार्टी, इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन। सब जब मिल गया अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त। अब उसी घर की फ़ोटो काट के लगा दो, तो बेडरूम में रोज़ सुबह उठते ही वो फ़ोटो दिखाई दे रही है। ठीक है, उस घर को जाके विजिट करके आ जाओ 36 आवर्स में किसी बिल्डर के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या करो, उसी से रिलेटेड अफर्मेशंस 500 बार बोल लो। ठीक है, इस तरह की कई सारी चीज़ें करके आपने 36 आवर्स में एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट बना लिया जहाँ हर जगह आपको वो घर दिखाई दे रहा है, ऑफिस में दिखाई दे रहा है, कैमरा पे दिखाई दे रहा है, मोबाइल का वॉलपेपर दिखाई दे रहा है, लैपटॉप का वॉलपेपर दिखाई दे रहा है। आप पानी का बॉटल जो पी रहे हो उस पर भी वही अफर्मेशन काट के लगा दो और हर वक्त पानी पीते रहो, वाटर मेमोरी बन जाएगी। आप पूजा घर में जाओ, वही मेमोरी चिपका दो, मतलब आपकी आंखें देख रही है, वॉट एवर यू कैन सी यू कैन अचीव, क्योंकि यू कैन मैनिफेस्ट दैट ईजिली। क्योंकि आप जो जो देख रहे हो, आप जो जो महसूस कर रहे हो, वही आपकी ज़िंदगी में घट रहा है। एंड दैट्स हाउ 36 आवर्स इज़ मोर देन इनफ टू पुट दैट सीड। आपने क्या किया,
एक बीज लिया, हल जोता एंड आराम से बीज को आराम से 100 कर दिया, फसल आनी है। अब आपको सींचना है उसको, और सींचने का कार्यक्रम भी आपने क्या किया, ऑटोमेटिक कर दिया। रोज़ सुबह उठते ही वो घर दिखाई देगा और उसके नीचे लिखाई देगा थैंक यू गॉड मुझे ये घर देने के लिए। रोज़ आप भगवान के मंदिर में जाओगे, पानी पियोगे, पानी की बोतल पे लिखा हुआ है। रोज़ आप मोबाइल देखोगे, मोबाइल के वॉलपेपर पे, तो आपने सींचना ऑटोमेटिक शुरू कर दिया। सो दैट इज़ वाई 36 आवर्स में मैनी थिंग्स कैन चेंज। तो ये आपने मैनिफेस्टेशन का एक प्रॉपर वे बताया कि किस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आजकल इतने सारे लेकिन हम वीडियोस देखते हैं मैनिफेस्टेशन के और लोग करते भी हैं मैनिफेस्टेशन, बट मैं एक चीज़ जानना चाह रही हूँ, अगर मैनिफेस्टेशन इतना ही ज़्यादा इफेक्टिव है, इतना ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है, तो जो लोग खुद मैनिफेस्टेशन के तरीके बताते हैं उनको तो अंबानी अडानी हो जाना चाहिए था। तो अगर ये इतना इफेक्टिव है तो फिर उनके साथ ऐसा क्यों नहीं, मतलब हर आदमी जब इतना परफेक्ट पे जानता है तो अपने लिए तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। एब्सोल्युटली। अब आप देखिए, बीज अगर मैंने सरसों का डाला तो सरसों आएगी, और आम का डाला तो आम आएगा। अगर आप अंबानी बनने की प्रोसेस में चले गए हैं और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ही तो आप अंबानी बन पाओगे। आज मैं अगर मैनिफेस्टेशन कोच हूँ तो मैं क्या बनूंगा, मैं इंडिया का बेस्ट मैनिफेस्टेशन कोच ही बनूंगा, राइट। आप अगर एंकर हैं तो आप क्या बनेंगे, न्यूज़ एंकर ही बनेंगे बेस्ट, क्योंकि यू आर सोइंग द सीड अराउंड दैट। मैंने कभी ये सोच ही नहीं डाला कि मैं 10,000 करोड़ की कंपनी बना रहा हूँ, फैक्ट्री डाल रहा हूँ, मेरा वीपी है, सीईओ है, मल्टी कंट्री ऑफिस है। मैंने ये सीड ही नहीं डाला। जब सीड डालोगे, मैंने हमेशा से सीड क्या डाला, मैं तो जॉब में था और मेरा पहला सीड क्या था, भाई मेरा घर हो जाए। दूसरा सीड क्या था, भाई कार आ जाए, मर्सिडीज आ जाए। तीसरा सीड मेरा क्या था, भाई 1 लाख लोगों को मैं ट्रेन कर दूं। चौथा सीड क्या था मेरा, 1 करोड़ लोगों को ट्रेन कर दूं। पांचवा सीड क्या है मेरा, 10 करोड़ लोगों को ट्रेन कर दूं। तो मैं जो सीड डाल रहा हूँ वही तो मैं बनूंगा। अगर मैंने सीड ही नहीं डाले, अभी देखिए कोई आदमी आता है वो कहता है मुझे तो फिल्म स्टार ही बनना है, और वो बन जाता है, मान लीजिए अरबाज खान, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, क्योंकि उनका सीड वो है। आलिया भट्ट बन गई क्योंकि उसको वो करना था। या कई ऐसी नई न्यू कमर्स हैं जो मिस यूनिवर्स बनना चाहती है। लारा दत्ता का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। मैं उनसे एक स्टेज शो में मिला, तब उनकी उम्र अराउंड 36 थी और मेरी भी 36-37 के आसपास था। उन्होंने वहाँ पे एक बहुत ही प्यारी चीज़ हमसे शेयर की। उन्होंने कहा कि जब मैं 13 साल की थी ना, तो मेरे मन में ये थॉट आ गया था कि मुझे मिस यूनिवर्स बनना है। बोले मैंने पता नहीं वो ब्यूटी पेजेंट देखा या क्या हुआ, बोली वो दिन है और आज का दिन है। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैं सुबह 4 बजे योगा मैट पे नहीं थी। समझ रहे हैं? उन्होंने वो सीड डाला। उसके बाद उन्होंने कहा 1999 में मिस यूनिवर्स का मुझे फॉर्म भरना था। बोलते मैंने चूज़ किया कि मैं वो फॉर्म नहीं भरूंगी, क्योंकि मैंने अंदर विजुअलाइज किया कि यार मैं कभी फ्यूचर में जानी जाऊंगी तो मैं जानी जाऊंगी मिस यूनिवर्स लारा दत्ता 1999। लेकिन 1 साल बाद अगर मैं मिस यूनिवर्स बनी तो मैं जानी जाऊंगी मिस यूनिवर्स 2000। बोलते 2000 मिस यूनिवर्स सुनने में थोड़ा कूल लग रहा है, तो बोलती मैंने 1999 का फॉर्म ही नहीं भरा, मैंने सीधा 2020 का फॉर्म भरा, मतलब 2000 का फॉर्म भरा, एंड शी इज़ अ मिस यूनिवर्स 2000। तो देखिए क्लैरिटी इज़ द पावर। कौन सी क्वालिटी का सीड भेज रहे हो। तो जितने भी मैनिफेस्टेशन कोचेज हैं, आप देखिए पहले उनकी लाइफ कहाँ थी और आज उनकी लाइफ कहाँ है। भाई मेरी मैनिफेस्टेशन में थॉट प्रोसेस कैसे बनी कि मैं पहले एक कार अट्रैक्ट करना चाहता था, आ गई। मैं एक किताब लिखना चाहता था और किसी डेट पे लिखना चाहता था, आ गई। बुक लिखना, घर खरीदना चाहता था, आ गया। 1000 लोगों को ट्रेन करना चाहता था, आ गया। एंड धीरे 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 जो मैं सोच रहा था वो कई सारी चीज़ें आ गई। एंड कई सारे पॉडकास्ट में मैं कई सारी मैनिफेस्टेशन स्टोरीज शेयर करता हूँ। तो ऐसी छोटी स्टोरीज भी बहुत होती है। कई बार है ना, हम छोटी सी चीज़ सोचा और उसी दिन वो हो गई। जैसे किसी दोस्त के बारे में सोचा और तुरंत फ़ोन पे आ गया। तो हमारे भी मैनिफेस्टेशन वही रहे। हमने कभी अंबानी बनने की सोचा ही नहीं, ना अमिताभ बनने की सोचा। हम अपने फील्ड के अमिताभ बनने की मैं रोज़ सोच रहा हूँ, अपने फील्ड का अंबानी बनने की मैं रोज़ सोच रहा हूँ। तो आप देखोगे हम हैं वहाँ पे ऑलरेडी। जब मैंने ट्रेनिंग करियर शुरू किया था तो मैं मुश्किल से 2000 रुपये एक दिन का ले रहा था। मुझे पूना में भी 100 लोग भी नहीं जान रहे थे, और उस समय मैं सोचता था यार इंडिया के लेवल पे लोग जानने चाहिए, क्योंकि इंडिया के लेवल के जो ट्रेनर्स थे ना उनका रुबाब भी अलग था। वो मर्सिडीज बेंज में घूमते थे, उनको सुनने 1000 लोग आते थे। अब हमारे लिए भी 1000, 2000, 3000 लोग आ रहे हैं। हम ऑनलाइन जा रहे हैं, 5-5 हज़ार, 10-10, 20-20 हज़ार लोग आ रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना था, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। कई सारी चीज़ें हो गई। अच्छा, आप क्या मानते हैं सर, लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पैसा जो हर इंसान चाहता है, अकेलापन जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं, या फिर डायरेक्शन की कमी लाइफ में है? 3 चीज़ों की मैं यहाँ पे एक आंसर नहीं देना चाहूँगा। मैं ये पहला आंसर तो ये देना चाहूँगा, डायरेक्शन के बिना तो आप कितनी भी स्पीड पकड़ने की कोशिश कर लो, आप गलत रास्ते पे ही जाओगे, और वो भी स्पीड से जाओगे।
दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ, इन तीनों से भी बड़ी प्रॉब्लम है सेल्फ अवेयरनेस होना, और सेल्फ अवेयरनेस विल लीड टू द डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन विल लीड टू द पीस ऑफ माइंड और मनी और जो भी है। एंड थर्ड चीज़ मैं कहूँगा, स्पिरिचुअलिटी इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। लोग स्पिरिचुअल नहीं हो रहे हैं। स्पिरिचुअल क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? ये अंडरस्टैंड करना कि मैं नहीं कर रहा हूँ। ये जो ईगो आ जाता है ना, ये स्पिरिचुअलिटी से दूर लगा रहा है। ईगो की जगह अगर मैं ये एक्सेप्ट करने लग जाऊँ कि यार भूपेंद्र सिंह राठौड़ की औकात क्या है, कुछ नहीं है, एक क्षण आएगा और पता नहीं कब चला जाएगा। मैं अभी सर्वेश जी के साथ बैठा था, वो कहे भूपेंद्र जी मैंने एक दिन में 10,000 लाशें देखी हुई है। मैंने कहा कैसे? बोले वो केदारनाथ वाली त्रासदी हुई थी, एक ही दिन में इतने लोग मारे गए। मैंने नेपाल का भूकंप देखा हुआ जहाँ इतने लोग मरे। बोले मैंने एक ही दिन में 30 से ज़्यादा सुसाइड देखी हुई है, कि मैं मराठवाड़ा में गया, 30 के 30 लोगों ने, 30 से ज़्यादा किसानों ने एक सिंगल डे में। बोले कि कौन से पल में आपके साथ क्या हो जाएगा। अभी जयपुर के रोड पे बस जा रही थी और बस में अचानक से आग लग गई और सारे के सारे यात्री भयंकर रूप से जल गए। ओके, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है बच्चा ठीक होने के लिए, और हॉस्पिटल में आग लग गई जयपुर में थोड़े दिन पहले, एंड कई सारे बच्चे जल गए वहाँ। अब कैन यू इमेजिन हमारी लाइफ का कहाँ हम कह रहे हैं नहीं मैंने किया जी, ये किया वो किया। दुर्योधन में इतना ईगो था, क्या हुआ? रावण में इतना अहंकार था, क्या हुआ? तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अहंकार से थोड़ा थोड़ा दूर होके ये समझना कि यार कोई तो शक्ति है जो करवा रही है। इसीलिए जब भी कुछ अच्छा हो, मेरे को तो आजकल मैंने ये सीखा है अपनी लाइफ में, कोई भी कह रहा है भूपेंद्र जी आपके कारण ज़िंदगी चेंज हो गई, बहुत अच्छा हुआ, और मैं मन में कह रहा हूँ थैंक यू हनुमान जी, आपके कारण हुआ है। कॉन्शियसली जब मेरे को मेरे ट्रेनीज़ कहीं आके कहते हैं सर आपकी कृपा से ये काम हो गया, मैं कहता हूँ नहीं, हनुमान जी की कृपा से ये काम हो गया, मेरी कृपा कुछ नहीं है भैया, मैं तो एक निमित्त हूँ। सो बार बार ये याद दिलाना। तो हमारा अफर्मेशन है एक रोज़ सुबह, प्रेयर है हमारी एक रोज़ सुबह, एक लाइन की प्रेयर है, भगवान मुझे इस दुनिया में अच्छाई फैलाने वाला, प्रेम फैलाने वाला, खुशियाँ फैलाने वाला एक बहुत ही प्यारा ज़रिया बना दो। गॉड प्लीज़ मेक मी ए चैनल ऑफ हैप्पीनेस, लव, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी इन दिस वर्ल्ड। तो आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, सैकड़ों की तादाद में। आप तो अब हज़ारों की बात कर रहे हैं, सैकड़ों भी पीछे छूट चुका है। तो ये जो हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, मैंने शुरू में जिक्र किया था कि लोग टूटे हुए हैं। तो क्या ये लोग जो टूटे हुए हैं वो आपके पास आते हैं क्योंकि वो दोबारा से उठना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम आती है, या फिर लोग खुद को पहचान ही नहीं पा रहे हैं? असल में प्रॉब्लम है क्या जो आपने अभी तक समझी हो? आज का युग जो है ना, वो लोगों को ये समझ तो आ चुका है कि उन्हें कुछ सीखना पड़ेगा। तो आज लोग, ऐसा नहीं है कि टूटे हुए लोग ही हमारे पास आ रहे हैं, आज थोड़ा अवेयर हो रहे हैं लोग कि नहीं यार मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना है तो कोई कोच चाहिए, कोई ट्रेनर चाहिए। ये लोगों के मन में अब धीरे 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 सिंक इन होना शुरू हो चुका है। एंड आई थिंक यही रीज़न है कि ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री फ्लरिश भी हो रही है। एंड पहले का ज़माना क्या था, बड़ा सिंपल सा था कि लोगों ने 10th कर लिया, उसके बाद 3 सब्जेक्ट ले लो, साइंस, आर्ट्स या क्या कहते हैं कॉमर्स, उसके बाद आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लिमिटेड करियर्स होते थे ना। अब अथाह करियर्स है। आज आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, ट्रेनर बन सकते हो, कोच बन सकते हो, म्यूजिशियन बन सकते हो, आप वीडियोग्राफर बन सकते हो, फोटोग्राफर बन सकते हो, एडिटर बन सकते हो, मतलब हज़ारों करियर हो गए। तो आज क्या लोगों में कन्फ्यूजन भी थोड़ा सा बढ़ा है कि व्हाट शुड आई डू। मुझे बिजनेस करना है, हर आदमी चाहता है बिजनेस करना है, हर आदमी कहता है नहीं जॉब तो बिल्कुल नहीं करनी यार, और हर आदमी अपने अपने हिसाब से करियर में ट्राई भी करता है। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है तो वो थोड़ा ज़्यादा फियरफुल होता है, किसी की पर्सनैलिटी वीक होती है। तो लोग इसलिए आते हैं बिकॉज लोग बिजनेस में जाना चाहते हैं, लोग ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं। तो टूटे हुए लोग कम आते हैं, लेकिन हाँ टूटे हुए लोग भी जो हैं वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं किसी की हेल्प अब लेनी होगी। नहीं तो टूटे हुए लोग पहले कहाँ जाते थे? हनुमान जी के मंदिर, भगवान के मंदिर, वैष्णो देवी के मंदिर। तो अब उनको ये समझ में आ चुका है कि सिर्फ मंदिर जाके मत्था टेकने से कुछ नहीं होगा, कर्म भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। हालांकि वो भी कर्म है, लेकिन उस कर्म के साथ साथ शारीरिक कर्म, फिजिकल कर्म, मानसिक कर्म, स्किल लेवल पे कर्म, ये करना ही पड़ेगा। तो आज लोग सीखने के लिए आ रहे हैं, जेन्युइनली एक क्यूरियोसिटी से आ रहे हैं कि हाँ यार मुझे सीख के शायद मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आपने बार बार जिक्र किया कि लोग मंदिर जाते हैं। लोग पहले भी मंदिर जाते थे और लोग अब भी बहुत ज़्यादा अब तो मंदिर बहुत जाने ज़्यादा, लगे हैं। अब तो आप देखो खाटू श्याम जी के मंदिर तो ऐसी लाइन भीड़ लगती है कि पूछे मत। अच्छा, लोग आजकल बहुत धार्मिक हो रहे हैं, मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि लोग आजकल बहुत धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, और सुंदरकांड का जिक्र आपने किया तो लोग सुंदरकांड भी करते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, मतलब जिससे जितना बना रहा है लोग वो कर रहे हैं। लेकिन आपके पास क्योंकि लोग ज़्यादा आते हैं, तो आप बताइए कंपैरेटिवली लोगों की ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये उनको कितना पॉजिटिव करे, क्योंकि जिसको देखो गुस्सा तो सब में है। ट्रू है ना? डायरेक्शन के लिए लोग अब भी भटक रहे हैं।
जिंदगी का उद्देश्य क्या है ये लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब आप मुझे कंफर्म कीजिएगा, मुझे नहीं पता, ये मेरा अपना पर्सनल नहीं, ये ऑब्जर्वेशन है। 101% ट्रू है। देखिए, हज़ारों सालों से कथाएं हो रही है। ये मेरा भी बचपन में सवाल था कि यार सारे दादा दादी चाचा चाची सब कथाओं में जाते हैं और कथा में जाके आने के बाद वही तू मैं घर में चालू हो जाती है, पड़ोसियों के चालू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका मैंने एकमात्र रीज़न ये देखा है कि चाहे आदमी कोई किताब पढ़े, चाहे वो मंदिर जाए, चाहे वो मुझसे मिले, चाहे आपसे मिले, अगर हमने उसको किसी को भी कोई भी ज्ञान दिया है या भगवान की कोई कहानी है, कथा सुन ली, ज्ञान देने के बाद क्या हुआ? उसने कथा सुन ली कि भक्त बनो और उस भक्त के जीवन में भगवान प्रकट हो गए। ठीक है, बिलीफ के लेवल में तो आया ही नहीं ना कि भगवान मेरे जीवन में प्रकट हो सकते हैं। तो वो आदमी क्या करता है, कथा बहुत अच्छी थी, ताली बजा ली, पंडित जी बहुत अच्छे थे, पंडित जी को घर पे भी बुलाएंगे, गुरु जी की कितना ज्ञान है, लेकिन मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे से रेलेवेंट नहीं है। क्यों बोला उसने ऐसा? क्योंकि वो आत्म मंथन नहीं कर पाया, आत्मचिंतन नहीं कर पाया, एंड एट द सेम टाइम उसने उस पर रिसर्च भी नहीं किया, नहीं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। उसने जनरलाइज कर लिया कि हाँ वो भक्त बहुत अच्छा था, लेकिन मैं तो इतना भक्त हूँ ही नहीं भाई, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो भागूंगा, बिजनेस करना है, बच्चे पालने हैं। तो वो क्या करेगा, घर आएगा, वो इस चीज़ पे काम ही नहीं करेगा। लोग तब किसी भी चीज़ पे काम नहीं करते जब लोगों को वो चीज़ एवरेस्ट जैसी लगती है। ओह, लोग उस हर चीज़ पे काम कर लेंगे जो लोगों को एक बेबी स्टेप लगता है। अगर मैं किसी भी आदमी के घर में जाऊं, आज वास्तुशास्त्र क्यों करवा रहे हैं लोग, आज क्यों एस्ट्रोलॉजी करवा रहे हैं क्यों लोग? करवा रहे हैं? क्योंकि लोगों को लगता है मेरे को अपनी ज़िंदगी सुधारनी है, एक मैंने पिरामिड Easy लगा step. दिया, इजी स्टेप, बेबी स्टेप है ना। लेकिन भजन पूजन करके भक्त बनना, संत बनना और फिर भगवान को प्राप्त करना, ये तो कितनी बड़ी चीज़ है। तो आदमी मंदिर जा रहा है, उसको लग रहा है भगवान मेरे दुख दर्द दूर करेंगे, मंदिर में लाइन लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और आप देखिए मंदिर से बाहर निकलते ही क्या हो रहा है, दर्शन हो गए, दर्शन हो गए, दर्शन हो गए, बस बढ़िया, अब चलो कौन सी होटल में चलें, कौन सी चाय पिए। दर्शन तो कर लिए तुमने, वहाँ 15-20 मिनट 1 घंटा बैठे क्या तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। तुम मंदिर गए, रास्ते में खाते पीते पिकनिक मनाते गए और लास्ट में मंदिर जाके दर्शन करके आ गए। एक बहुत ही प्यारे से संत हैं, संत रविदास जी, है ना, ये मीराबाई के भी गुरु रहे हैं। संत रविदास जी कौन से कुल में पैदा हुए, जहाँ पे जूते बनाने का काम होता था। ओके, तो जूते बनाते थे उनके पिताजी, संत रविदास जी बच्चे थे, जूते बनाने लग गए। बचपन से भगवान में उनका नाम मतलब बहुत रुझान था भगवान की तरफ। संत रविदास जी एक दिन जूते बना रहे थे और वो जूते बनाते समय वहाँ पानी का एक बर्तन सा होता है जिसको बोलते हैं कठौती। ओके, वो लकड़ी की सी बनी हुई होती है। उनके कई सारे दोस्त आए, अरे अरे सुनो, हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? पाप धुल जाएंगे। संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मेरी कठौती में ही गंगा है, मैं नहीं चल रहा। वो अपने भगवान का भजन गाते रहे और आराम से वहाँ बैठ के जूते सिलते रहे। अब ये जितने भी दोस्त गए थे गंगा में, उनमें से एक का कोई सोने की चेन या कड़ा गंगा नदी में बह गया नहाते समय। अब बड़े दुखी हुए, सब ने ढूंढा, कुछ नहीं मिला, वापस आ गए वहाँ से गंगा नदी से, एंड रविदास जी के बाद आके फिर से बैठे। तो एक ने मजाक में कहा, यार रविदास, तेरी तो कठौती में ही गंगा है ना, इसका कड़ा निकाल दे यार, इसकी चेन निकाल दे। तो रविदास जी ने भगवान का नाम लिया और पता नहीं उस कठौती में हाथ डाला और चेन निकाल के दे दी। एंड दिस इज इनक्रेडिबल। एंड वो लोगों ने कहा, ओह माय गॉड, तब से ये कहावत फेमस हो गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे ही रविदास जी के जीवन से बहुत सारी ऐसी कहानियाँ जुड़ी हुई है। संत तुकाराम जी के जीवन से, मीराबाई के जीवन से आपने पढ़ा होगा कि उनको सांप भेजा गया और वो सांप किसमें आभूषणों में परिवर्तित हो गया, जहर भेजा गया, उन्होंने जहर का प्याला पी लिया, कुछ नहीं हुआ। तो संतों के साथ ऐसी बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं। क्यों हुए ये मिरेकल? क्योंकि श्रद्धा अपार थी, अटूट थी। एक नॉर्मल आदमी किधर ये श्रद्धा ला पाता है। तो कहते हैं कि कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नीयत तेरी साफ तो घर में मथुरा काशी। भगवान कहते हैं कि मैं उस मंदिर में हूँ तो तेरे अंदर भी हूँ, पहले तो अंदर भी ढूंढ ले भाई। तो स्पिरिचुअलिटी कहती है, रियल स्पिरिचुअलिटी, कि आप पहले ध्यान लगाना शुरू करो। लेकिन मंदिरों में जाने का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ? हमारे विद्वान जो ऋषि मुनि साधु संत थे, उनको पता था एक साधारण इंसान ये काम नहीं कर पाएगा कि वो अकेले में बैठ के ध्यान लगा ले, इसलिए उसको पहली सीढ़ी मंदिर जाना बताया गया कि भाई ठीक है, मूर्ति देखेगा, दर्शन देखेगा। अब वैसे तो वही मूर्ति घर में भी हो सकती है ना, घर में वो श्रद्धा इतनी नहीं है, क्योंकि बाहर जब मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हैं और उनको देख के वो श्रद्धा और ज़्यादा पनप जाती है। यू नो, इट्स लाइक हज़ारों लोग किसी के साथ सेल्फी ले रहे हैं तो आपकी भी इच्छा हो जाएगी। ओके, और कोई भी आदमी, कोई बड़ा सा सेलिब्रिटी इधर आया और एक भी आदमी उसको पहचानता नहीं है और उसके साथ सेलिब्रिटी सेल्फी नहीं ले रहा, आप कहोगे कौन है?
जैसे अगर मेरा प्रोग्राम है, वहाँ 2000 लोग सिर्फ मुझे सुनने आए, वो 2000 लोग जब मेरा प्रोग्राम ख़त्म होगा तो मुझसे मिलना चाहेंगे, मेरे से सेल्फी लेना चाहेंगे। लेकिन वही बाबा रामदेव का प्रोग्राम है और मैं वहाँ इस गेस्ट पे एज ए स्टेज पे बैठा हूँ, तो शायद वहाँ का हर आदमी सिर्फ बाबा रामदेव के साथ सेल्फी लेना चाहेगा। कोई 1-2 लोग 5 लोग % मेरे को जानते होंगे तो वो मुझसे मिलना चाहेंगे। तो यही है मंदिर के भगवान, घर के अंदर जो भगवान है वो इतना रुझान नहीं है, इसलिए लोग मंदिर की तरफ जाते हैं। मंदिर जाना ज़रूरी है, मंदिर जाने से थोड़ी श्रद्धा पनपेगी। वहाँ जाके बस इतना कर लो, थोड़ा शांति से 15 मिनट बैठ के अपने आप से और उस मूर्ति से कनेक्ट करने की कोशिश कर लो, चाहे उस परिसर में हो या, और फिर वही ध्यान घर में लगाने की लग लो। लेकिन ये सब चीज़ें तब हो पाएगी जब एक गुरु बहुत अच्छा होगा, तो हर चीज़ समझ पाओगे। समझ की कमी के कारण लोग जाते हैं लेकिन उनके अंदर बदलाव नहीं होता है। साधना और मेडिटेशन दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों सेम ही है। साधना, मेडिटेशन, मतलब मैंने मेडिटेशन किया अभी 15 मिनट के लिए, और वही मेडिटेशन मैंने रोज़ किया तो वो साधना बन गई। ठीक है। सो मेडिटेशन एक पद्धति है जिससे कि हम अपने मन को थोड़ा शांत कर सकते हैं या किसी एक चीज़ पे अवेयर हो सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। जानबूझ के किसी चीज़ पे ध्यान लगाना या जानबूझ के किसी चीज़ के प्रति सजग हो जाना, ये मेडिटेशन है। ऑलराइट। तो इस समय भी मैं मेडिटेटिव स्टेट में आ सकता हूँ कि मैं पूरी तरह से अवेयर हूँ कि आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हम कैसी जगह पे बैठे हुए हैं, हम क्या हो रहा है, कितनी अच्छी एनर्जी है। सो ये अवेयरनेस इस जगह की हो जाए और मैं जानबूझ के इस जगह के प्रति सजग हो जाऊँ, तो ये मेडिटेटिव स्टेट आ गई। एंड इसी को जब मैं बार बार कर रहा हूँ तो ये मेरी साधना बन गई, ये मेरी तपस्या बन गई। कलयुग में लोग क्या करें कि ये साधना उनकी पूरी हो जाए? आपने कहा था सुंदरकांड, तो ये सुंदरकांड इस दिशा में उनके लिए कितना प्रभावी है? सुंदरकांड साधना का प्रतीक तो नहीं कहूँगा मैं। सुंदरकांड एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी और बहुत सारे मंत्रों और बहुत सारे पावरफुल शब्दों का एक संग्रह मान लीजिए, जो कि बहुत ही प्यारे तरीके से रचना की गई। तो आप ये कह रहे हैं कि सुंदरकांड इंसान को शक्तिशाली बना देता है? क्योंकि उसमें हर एक पैराग्राफ में, हर एक लाइन में हनुमान जी की वीरता, उनके गुणों का, और भगवान श्री राम के गुणों का, इनका सबका बखान है। मतलब रामायण के 7 कांड है, उनमें से 5वां कांड जो है वो सुंदर कांड है, जहाँ हनुमान जी बिल्कुल बैठे हुए हैं, सारे वानर बैठे हुए हैं, भाई लंका में कैसे जाएं, सीता जी का पता कैसे लगाएं। और फिर जामवंत जी कहते हैं भाई कौन इस समुद्र को पार कर सकता है, तो पता लगता है भाई हनुमान ने बचपन में ना सूर्य को निगल लिया था, तो हनुमान जी तू कर सकते हैं भाई, तुम कर सकते हो। और जैसे जैसे जामवंत जी ने उनको बताया, फिर हनुमान जी को ये याद आया, फिर उन्होंने छलांग लगाई और फिर वो गए, फिर सुरसा से मिले, फिर उन्होंने अशोक वाटिका उजारी सीता मैया को। तो ये पूरी चीज़ का वर्णन सुंदरकांड में है। तो जब आदमी इसको पढ़ता है तो अनकॉन्शियसली हमें ये सारी कहानी तो पता ही है, तो अनकॉन्शियसली बचपन से सुनते आए हैं हनुमान जी वीर, हनुमान जी महावीर। हनुमान जी की क्यों इतनी कलयुग में इतनी ज़्यादा वैल्यू हो रही है? क्योंकि हर आदमी डरा हुआ है। तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सो हनुमान जी को बोला गया कि वो इतने शक्तिशाली देव हैं कि शनि भी आए थे तो शनि को भी उन्होंने पूंछ पे लपेट के रख लिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि शनि भगवान कहे मैं तेरे से शक्तिशाली हूँ। हनुमान जी कहे शांत रहो ना यार। हनुमान जी ने कभी किसी को अटैक नहीं किया खुद से, किसी ने उनको ललकारा तो ही उन्होंने काम किया। जैसे बाली एक दिन कहता है मुझसे जो भी लड़ेगा उसका 10% बल मेरे पे आ जाएगा, और हनुमान जी को रोज़ रोज़ ललकारता था। हनुमान जी ने कहा भाई मैं नहीं लड़ूंगा, इतने हम्बल रहते थे, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं। एक बार प्रभु श्री राम का नाम लेके बाली ने ललकार दिया तो बोले अब तो लड़ना पड़ेगा, मेरे प्रभु को ललकार है। तो ब्रह्मा जी आ गए हनुमान जी के सामने। ब्रह्मा जी ने कहा हनुमान जी तुम्हारे बल का ये 0.1% भी इसका शरीर नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि कहते हैं बाली को वरदान था कि सामने वाली की आदि शक्तियाँ उसके अंदर चली जाती हैं। ब्रह्मा जी आए और हनुमान जी को रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी 90% शक्तियाँ या उससे ज़्यादा शक्तियाँ छोड़ के जाना बाहर, क्योंकि आपकी शक्ति संभाल नहीं पाएगा। हनुमान जी सामने गए 10% शक्ति के साथ, और बाली का शरीर में उसको ट्रांसफ़र होने लगी। बाली का शरीर उस शक्ति को झेल ही नहीं पा रहा था, फटने लगा। फिर उसको ब्रह्मा जी ने आया, बोले भाग यहाँ से, हनुमान से जितना दूर जा सकता है जा। तो इतने अतुलित बलधामा थे, इतनी असीम शक्तियाँ थी, एंड उसके बावजूद भी संत थे, भक्त थे, बिल्कुल समर्पित थे। कोई ईगो नहीं था, कोई अहंकार नहीं था। नहीं तो बल वाला आदमी, बचपन में बल था, उद्दंड बालक थे, तो भगवान ने श्राप दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम भी हनुमान हैं हमारे अंदर। बस हमें वो हनुमान तत्व को एक्टिव करना है। हमें हम्बल भी होना है और साथ में बलशाली भी होना है। हमें ज्ञानी भी होना है और साथ में बिल्कुल डाउन टू अर्थ भी होना है। हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर वो क्वालिटीज़
ऐड करनी है जहाँ हम अपने लिए कुछ नहीं मांगे, हम दूसरों के काम आ रहे हैं, हम प्रभु के काम कर रहे हैं, हम भगवान के काम कर रहे हैं। जैसे भगत सिंह जी खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। तो वो हनुमान क्वालिटी है, जहाँ बल भी है, उन्हें पता था मेरा आत्मबल इतना बढ़िया है कि मैं पूरे हिंदुस्तान को जगा सकता हूँ। ये भगत सिंह जी को समझ में आ गया। और वो इतने सिंपल भी थे कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा तो जेल में भी रहे, साधारण तरीके से भी रहे, और बिल्कुल साधारण तरीके से जिए नहीं। तो वो भी इंसान 23 साल की उम्र में कह सकता था मेरे तो जूते अच्छे चाहिए जी, मेरे को तो सेल्फी अच्छी चाहिए, फ़ोटो अच्छी चाहिए, मैं काहे को ये सब लड़ूँ। तो हनुमान तत्व जब जगाओगे तो अमर हो जाओगे। तो कहते हैं 7 चिरंजीवियों में से एक कौन है? हनुमान जी। मतलब हनुमान जी अमर हैं। तो आप हनुमान तत्व अपने अंदर जगा लो, आप अमर हो जाओगे। जैसे स्वामी विवेकानंद अमर है, शिवाजी महाराज अमर हैं, महाराणा प्रताप अमर हैं, झांसी की रानी अमर हैं, ऐसे ही मीराबाई अमर हैं। दोनों के, सभी को देख लो, चाहे कोई भी संत हो, दोनों के अंदर भक्ति भी थी और शक्ति भी थी। क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है, जी, त्याग ही तपस्या है। एब्सोल्युटली। और त्याग की ही पूजा होती लोग समझते हैं क्या अभी ये बात? है। लोग नहीं समझते, लेकिन समझना पड़ेगा उनको, आज सूनर और लेटर। हर तीसरे आदमी को देखो अहंकार, मैं बिल्कुल। खूबसूरत हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं, किसी से भी आप बात करें। तो आप जब लोगों को सिखाते हैं तो सच में वो इस मार्गदर्शन पे चलते हैं आगे? सच बोलूँ तो मैं इतने साल ना कॉर्पोरेट ट्रेनर ज़्यादा रहा, लोगों को मैंने ज़्यादा ये सिखाया पैसे कैसे कमाएं, सफल कैसे बने, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी लोग ये आपको सवाल जानें। पूछूंगी, पैसे कैसे जी। कमाएं? तो हम सेल्स के ऊपर बात करते थे, मार्केटिंग के ऊपर बात करते थे, हम बात कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम, प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ट्रेनर कैसे बने। ये हमारी जीविका का साधन रहा। पिछले 3-4 साल से धीरे 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 धीरे, 4-5 साल भी नहीं कहूँगा मैं, 2019 से धीरे 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 थोड़ी स्पिरिचुअल बातें होने लगी, क्योंकि मैंने एक मॉर्निंग का सेशन चालू कर दिया था। एंड मॉर्निंग में ना ये पैसे के ऊपर बात करना जम नहीं रहा था। तो मैं 6 साल से 2019 यूनिवर्स से का मैसेज, मैं धीरे धीरे, हाँ, तो मैं धीरे धीरे ना ये बातें करने लग गया। और शुरू में उसमें तो बातें वही होती थी, गोल सेट करो, ये करो, लेकिन ऑटोमेटिकली ना चीज़ें शिफ्ट होने लगी। फिर कोई आदमी सवाल पूछ लेता और पता नहीं मुझसे क्या टॉक निकल जाता, एंड लोग कहते सर ये इतनी विजडम कहाँ से आई? और मैं उस टॉक को सुनता था, मैं कहता था ये मेरे पास कैसे आई, क्योंकि मैंने तो इसके बारे में कुछ पढ़ा। सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियसली कुछ तो निकल जाता था। और कभी कभी तो ऐसा निकलता था कि मतलब मैं खुद मंत्रमुग्ध हो जाता था, मुझे लगता है ये क्या है। एंड जैसे जैसे मैं ये करने लगा, लोगों के फीडबैक आने लगे। लोग मतलब कि सर हमारी तो पूरी ज़िंदगी बदल गई इससे, प्रोग्राम से। सर पता नहीं क्या बदला, लेकिन अब हम फियरलेस हो गए, अब हम निडर हो गए, अब तो हम कैसे ज़्यादा हो गए भक्ति फियरलेस? आपने मतलब ऐसा क्या उनको सिखाया? मैं तो बस सुबह बैठता हूँ, टॉक दे देता हूँ कुछ, तो मत सोचते नहीं हैं आप? कुछ नहीं सोचता। अच्छा, मैं एक भी उस प्रोग्राम अब मैं का, आपसे सवाल अगर हाँ जी, पूछूं इसी को हाँ, लेकर, हाँ, हाँ, कि कैसे कोई भी इंसान फियरलेस हो, मतलब जैसे ही आपका डर निकल जाता है, मुझे लगता है डर के आगे वो जो जीत वाली टैगलाइन है ना, वो असल में सच्ची है कि जब तक आप डरते हैं सिर्फ तब तक ही आप रुकते हैं, जैसे ही डर गायब आपकी जीत पक्की। एब्सोल्युटली। तो ये कैसे हो फियरलेस? तो फियरलेस होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। फियरलेस होने के लिए पहले तो लॉजिकल सोचो कि आप किस चीज़ से डर रहे हो। भाई मुझे स्टेज पे जाने से डर लग रहा है। और मैंने एक चीज़ में थोड़ा सा काम किया है कि किसी भी आदमी का डर बहुत कम समय में निकाला जा सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आई वॉज डिलीवरिंग अ टॉक इन अ कॉलेज, SP कॉलेज करके पुणे में एक कॉलेज है, वहाँ 2000 बच्चे मेरे सामने बैठे हुए थे, 1500-2000। एंड मैं स्टेज से टॉक दे रहा था कि आप जब चाहो तब अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे बड़ा टूल है पब्लिक स्पीकिंग। स्टेज पे आ जाओ, क्योंकि लोगों को सबसे बड़ा डर लगता है कि लोगों को कैसे फेस करेंगे। तो लोगों ने सुन लिया, सारे स्टूडेंट्स ने सुन लिया। मैंने कहा अब आप में से कौन आएगा, ठीक है। अब 2-4 लोग बड़े कॉन्फिडेंट थे, हम आएंगे हम आएंगे, उनको तो मैंने बिठा दिया। मैंने कहा, एक लड़का नज़र झुका के बैठा हुआ था, मैंने कहा चलो स्टेज पे आ जाओ तुम। उसने और नज़र नीचे कर ली, मेरी तरफ देख ही नहीं रहा। मैं नीचे उतरा स्टेज से, मैं उसके सामने जाके बैठ गया। मैंने कहा मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। बोले क्या? अब मैं जिधर भी देखूँ ना उनकी नज़रें नीचे। तो वो थोड़ा गवर्नमेंट टाइप का कॉलेज था, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वहाँ बच्चे थोड़ा कॉन्फिडेंस स्टेज वगैरह पे जाने से रिलेटेड कम भी था। मैंने उस बच्चे को पूछा, मैंने कहा सफल बनना चाहता है या असफल? बोले सफल। मैंने कहा सफल बनने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए या नहीं चाहिए? बोले चाहिए। सीट पे बैठ के गर्दन झुकाने से आएगा या स्टेज पे जाके बोलने से आएगा? बोले स्टेज पे जाके बोलने से आएगा। मैंने कहा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, मान ले तेरी मदर आज डेथ बेड पे, भगवान ना करे ऐसा हो, उनको मेरी भी उम्र लग जाए, लेकिन मान ले ऐसा सिचुएशन है, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी के साथ तो आएगा,
और तेरी मदर की आखिरी ख्वाहिश हो, मैं मरने से पहले देखना चाहती हूँ मेरा बेटा बहुत कॉन्फिडेंट हो जाए, तो तू क्या मदर की आखिरी इच्छा पूरी करेगा या नहीं करेगा? बोले करूँगा। मैंने कहा अब तुझे कैसे पता तेरी मदर 30 साल ही जिएगी, या 30-40 साल जिएगी, या 50 साल जिएगी, या 3 दिन जिएगी? उस लड़के को ना झटका सा लगा। मैंने कहा आगे कुछ नहीं कहूँगा, तेरे माता पिता के सपने पूरे करना तेरी रिक्वायरमेंट है। एंड जैसे ही मैं स्टेज पे मुड़ा, बाकी तेरी डिसीजन है, ये कह के मैं उठ के आ गया। और मेरे पीछे पीछे वो लड़का, उसके पीछे पीछे वो 15-20 लड़के लड़कियां जिनको कि स्टेज पे आना था। देखिए इतना सा टाइम लगता है। डर निकालने के लिए 3-4 चीज़ें चाहिए। या तो आप खुद से डर को फेस कर लो, जो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी डर बहुत बड़ा है, पैसों का डर है, करोड़ों रुपए खोने का डर है, लाखों रुपए खोने का डर है, इज्जत खोने का डर है। लोगों को लगता है फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, नया चीज़ मैं कैसे कर लूँ। जैसे मेरे पास बहुत डर था, मैं ट्रेनर बन गया और कुछ नहीं कर पाया तो क्या करूँ। तो मुझे 1 साल लगा उस डर को जीतने में। लेकिन उस डर को मैं इसलिए जीत पाया क्योंकि कंसिस्टेंटली मैं 3-4 अच्छे कोचेज़ के टच में था, जो मुझसे ये सवाल पूछते थे कि भाई तू डरता रहा और ज़िंदगी भर ऐसी ज़िंदगी जीता रहा जहाँ तू आज 23-30 हज़ार कमा रहा है, फिर 40 कमाएगा, फिर 50 कमाएगा, तब तक शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर EMIs, घर खरीदना पड़ेगा, गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, और इसमें तू 60 का हो जाएगा, ज़िंदगी भर डरता रहेगा। ऐसी ज़िंदगी चाहिए? मैंने कहा नहीं। तो अभी तेरी शादी नहीं हुई है ना, दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक द रिस्क। तो आप कह रहे हैं जो रिस्क है शादी से पहले ले लो। ईजी है, ईजी है। शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तो इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। डर का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। शादी के पहले अगर इतना डर है, शादी के बाद इतना हो जाएगा, और बच्चा पैदा होने के बाद इतना हो जाएगा, और घर खरीदने के बाद इतना, और कार खरीदने के बाद इतना। क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ती जा रही है ना। आदमी 10,000 रुपये जब कमा रहा है ना, तब 10,000 की नौकरी छोड़ के रिस्क लेना बहुत ईजी है। जब वो 5 लाख कमा रहा है ना, उसकी नौकरी छोड़ के बिजनेस कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो 9 to 5 की जॉब से हर इंसान मुक्ति पाना चाहता है, 9 to 5 की जॉब से मुक्ति पाने का सही समय ये है, ये कैसे डिसाइड होगा? सबसे पहला तरीका इसका, 9 to 5 की जॉब को जॉब मत मानो, बिजनेस मानो। मान लो वहाँ से किसी को 2 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है। आपको पता है आज बिजनेस करना शुरू करोगे ना, तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट रोज़ घर ले जाने में, या महीने में घर ले जाने के लिए आपको कम से कम किसी बिजनेस में 10 साल लग सकते हैं, किसी में 2 साल लग सकते हैं। तो यानी कि अगले 2 से 3-4 साल तो जब आप काम करोगे, तब जाके ये 2 लाख का प्रॉफिट घर ले जा पाओगे। तो अपनी जॉब को पहले दिन से बिजनेस मानना शुरू करो पहले तो। और वहाँ पे एटीट्यूड ये मत रखो यार आज छुट्टी मिल जाए, वहाँ ये देखो और क्या कर लूँ, और क्या सीख लूँ, और क्या सीख लूँ, और क्या सीख लूँ। अरे किसी और का इन्वेस्टमेंट, किसी और का पैसा, किसी और की टीम, किसी और के क्लाइंट, और उसमें आपको हर चीज़ करने का मौका मिल रहा है। आप ये भी करो, वो भी करो। जैसे मैं IT में था, उस समय मुझे भी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अगर आज मुझे जॉब करने का मौका मिले ना, तो मैं कोडिंग भी कर लूँगा, मैं कस्टमर को भी हैंडल करने की कोशिश करूँगा, मैं सेल्स करने की कोशिश भी करूँगा, मैं मैनेजमेंट की मीटिंग में भी बैठने की कोशिश करूँगा, कभी कभी उनकी एब्सेंस में मीटिंग लेने की कोशिश करूँगा। और नहीं कर पाया ये सब, तो मैं पढ़ने की कोशिश करूँगा इन सब से कैसे होता है। तो किसी और के पैसे पे आप इसको एज ए प्रॉफिट मान के चलो, सैलरी मान के मत चलो। और मैनेजमेंट को बोलो जो काम दुनिया 10 घंटे में कर रही है ना, आप 3-4 घंटे में निपटा दो। जनरली दुनिया 3 घंटे के काम को 10 घंटे 20 घंटे में खींचती है, राइट। बीच में ब्रेक लेती है, ये करती है, वो करती है। मैं कहता हूँ आप एक्स्ट्रा टाइम दे के वही काम जो 3 दिन का है 1 दिन में ख़त्म करो, और मैनेजर को बोलो कि साहब आपने जो काम दिया था कर दिया है मैंने, अगला कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। बोलते हैं दुनिया जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 साल में ले रही है, आप 3 महीने में ले लो, ताकि आपकी लर्निंग उतनी हो सके 3 महीने में जितनी लोगों की 1 साल में भी नहीं होती है। ये एटीट्यूड अगर रहा तो ये समझ लो आप आधे बिजनेसमैन बन गए। उसके बाद दूसरी चीज़ करनी है, प्लान करो कि आपको कौन सी डेट से बिज़नेस शुरू करना है। मान लो 1 साल फ्रॉम नाउ, तो उस 1 साल के बाद जब आप जॉब छोड़ोगे, तो 1 साल का घर को रन करने का फंड कोशिश करो कि इस साल जमा कर लो, या अपनी फाइल को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि 1 साल का घर का फंड रन करने के लिए अपन को उतना लोन मिल जाए। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, जब आप जॉब छोड़ रहे हैं तो उसके पहले 3 महीने 4 महीने पहले से आप जॉब छोड़ के बिजनेस में जब आएंगे, तो आपको वेबसाइट चाहिए होगी तो पहले ही बनवा लो, आपको लोगो चाहिए होगा पहले ही बनवा लो, आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है पहले ही करवा लो, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स करवाने, GST नंबर लेना है, सब पहले ही कर लो, रिसर्च पहले ही कर लो, प्रोडक्ट क्या होगा वो पहले ही डिज़ाइन कर लो, ताकि जिस दिन जॉब छोड़ो उसके बाद एक दिन भी नॉन प्रोडक्टिव ना रहो, एक दिन भी स्ट्रेस में ना रहो, पहले दिन से परफॉर्मर बनो। अच्छा, लोग कहते हैं कि लाइफ में फेल होना बड़ा ज़रूरी है, आप इस थ्योरी में कितना बिलीव करते हैं? फेल होना ज़रूरी नहीं है, फेल तो होंगे ही होंगे आप कभी ना कभी, है ना। फेल होना ज़रूरी नहीं है। कई लोग अगर गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए हैं तो हो सकता है उनको फेलियर टेस्ट करना ना पड़े। फेल होना ज़रूरी नहीं है, फेलियर से सीखना ज़रूरी है। चाहे अपने फेलियर से सीखो, चाहे दूसरों के फेलियर से सीखो। तो फोकस ज़्यादा किस पर होना चाहिए? सीखने पे।
दूसरों के फेलियर से सीखने पे। यस, क्योंकि लाइफ इतनी लंबी नहीं है कि आप सारी मिस्टेक्स कर सको, सारी चीज़ों में फेल हो सको और फिर उनसे सीख सको। लाइफ इज़ दैट शॉर्ट कि आपको अपनी मिस्टेक्स से सीखने में तो करना ही करना है, बट दूसरों की पढ़ो, जीवनियाँ पढ़ो, दूसरों के पॉडकास्ट देखो, दूसरों की बुक्स पढ़ो और उन फेलियर से जल्दी सीख लो ताकि कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें सीख सको। बहुत सारे वीडियोस देखे हैं आपने, करोड़पति कैसे बने, ज़रा हमें भी बताइए, लोग भी देखें करोड़पति कैसे बने। हर आदमी बनना चाहता है करोड़पति। देखिए, वैसे तो इसकी पूरी डिटेल्ड मास्टर क्लास होती है ना, अलग अलग टॉपिक्स पे होती है। अगर कोई सेल्स करके करोड़पति बनना चाहता है तो हमारी सेल्स की मास्टर क्लास होती है। ट्रेनर बन के करोड़पति बनना चाहता है तो ट्रेनर की, बिजनेसमैन बन के करना चाहता है तो बिजनेस की। बट शॉर्ट में 3-4 चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, जॉब से कोई करोड़पति नहीं बना, तो पहले तो आपको बिजनेस करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, बिजनेस कभी भी खुद को इंटेलिजेंट मान के मत करो, खुद को सबसे बड़ा बेवकूफ़ मान के करो। और हमेशा जिन्होंने ऑलरेडी बिजनेस किया है या जो ऑलरेडी बिजनेस करना सिखा रहे हैं उनके पास चले जाओ और वो जो कर रहे हैं ना, बेबी स्टेप से फॉलो कर लो, अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ। तीसरी चीज़, जो वो बता रहे हैं वो 1 घंटे में बताएंगे, आपको उसका पढ़ाई मिनिमम 10 से 20 घंटे बैकग्राउंड में रिसर्च, पढ़ाई जो भी आप कह सकते हैं वो करना है। चौथी चीज़, दूसरे जनता अगर कोई चीज़ 10 घंटे में इंप्लीमेंट करती है, आपने कभी भी ये नहीं करना है कि मैं पूरा कोर्स करूँगा फिर इंप्लीमेंट करूँगा। आपने आधा घंटा सुनाना, अब 10 घंटे इंप्लीमेंटेशन में लग जाओ, फिर आधा घंटा सुनो, फिर 10 घंटे। मान लो ये एक पॉडकास्ट है और इससे आदमी सीखना चाहता है और मैं इसमें पूरा मास्टर क्लास लेके बात कर रहा हूँ सेल्स कैसे बढ़ाएं और सेल्समैन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। और मैंने पहला पॉइंट बता दिया कि आपको ना कस्टमर से रिलेशन बिल्ड करना चाहिए और उसके 5 तरीके हैं। तो पहले ही इसको यहीं पॉज कर दो और ये पॉइंट नोट करो और इसके ऊपर 3-4 घंटे रिसर्च करो, 4-5 घंटे बात करो। मैं पब्लिक स्पीकिंग सिखाता हूँ, मैं लोगों को बताता हूँ आपके हैंड जेस्चर्स या आपके फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे होने चाहिए। तो आप पहले रोको, मेरे 10 वीडियो देख लो और उन 10 वीडियो को कॉपी करो और उसी तरह के 10 वीडियो बनाओ ताकि आपके भी उसी तरह के हैंड जेस्चर्स वगैरह आना शुरू हो जाए। और जब आना शुरू हो जाएंगे, एक चीज़ कंप्लीट हो गई। अब देखो लेग जेस्चर्स कैसे होने चाहिए, खड़ा कैसे होना है, स्टेज पे जाना कैसे, अच्छा टॉपिक को स्टार्ट कैसे करना है, अग्रेशन कैसे लाना है, ह्यूमर कैसे लाना है, सीरियसनेस कैसे लाना है। ये सारी चीज़ें आप एक एक टॉपिक को एज एक एक टॉपिक उठाओ, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो एंड उसके बाद आप आगे बढ़ो। ये सब करोगे 1 करोड़ क्या 100 करोड़ भी पहुंच सकते ये सब इतना मैटर करता है, हैंड जेस्चर, लेग जेस्चर, स्माइल, हो। ह्यूमर, एब्सोल्युटली 100%। रियली? आप देखिए क्या अच्छा, मैं आपका अगर माइंड है ना, बोलूँ कि आपने सारे जेस्चर देख लिए, हम 1 घंटे से पॉडकास्ट कर रहे हैं। you are very confident, very good speaker and very I would say engaging host. आप देखो हज़ारों लोग मोटिवेशनल, एक पॉलिटिशियन की बात करते हैं, कई लोग, आप पॉलिटिशियन रैली में जाओ, कुछ लोग बोलते हैं और पूरी दुनिया सुनती है। जैसे मोदी जी बोल रहे हैं, पूरी दुनिया सुनती है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं और उनकी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता है। लोग उठ रहे हैं, जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं। बांध के रखने की लोग क्या कला। सोचते हैं कि नहीं ये पॉपुलर नहीं है ना इसलिए नहीं सुन रहे। नहीं, मैं कई ऐसे स्टेजेस पे गया हूँ जहाँ मेरे को कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ही हमने मुंह खोलना शुरू किया, थोड़ा सा एक ट्रेंड मोटिवेशनल स्पीकर या ट्रेंड स्पीकर के पास ना कुछ टूल्स होते हैं जिनको वो यूज़ करके किसी भी ऑडियंस को कैप्टिवेट कर सकता है। तो आपको वो शब्दों का जादूगर बनना ही पड़ेगा, आपको कम्युनिकेशन में मास्टर बनना ही पड़ेगा। और कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों से नहीं होता। कहते हैं शब्द तो सिर्फ 7% है, एक्शन। अब इसी को मैं बोलूँ शब्द तो सिर्फ 7% है। ये इंटरेस्टिंग होगा अगर Obviously मैं not. इसी पूरे पॉडकास्ट को ऐसे करूँ। देखो मैं आपको बता रहा हूँ 1 करोड़ कमाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब शब्द तो सिर्फ 7% है, लेकिन इन शब्दों को जब बॉडी लैंग्वेज से बोला, कहते हैं बॉडी लैंग्वेज 55% है एंड आपकी टोन 38% रोल प्ले करती है। तो शब्दों को कैसे बोला जाए, कौन से शब्द को बहुत जल्दी से बोल दिया जाए, कौन से शब्द को अग्रेशन से बोला जाए और कौन से शब्द को गहराई से बोला जाए। सो ये सब चीज़ें सीखी जा सकती है एंड सीख के, और इनकी बेस्ट पार्ट पता है, ये चीज़ें सिर्फ 3 दिन से 30 दिन के अंदर सीखी जा सकती है और मास्टरी की जा सकती है। रियली? जी, मैंने पब्लिक स्पीकिंग, मैं तो बिल्कुल शाय था, मैं पूजा जी कभी किसी जगह खड़ा ही नहीं हुआ स्टेज पे। मैं भी नहीं, बचपन And में। मेरे एक टीचर मिले, उन्होंने कहा जाओ स्टेज पे। मैंने कहा ना कैसे जाऊँ, लोग हंसेंगे। नहीं जाना पड़ेगा, एक बार जाओगे लोग हंसेंगे, जाते रहो, फ्यूचर में लाखों लोग सैल्यूट मारेंगे। ये उनका जब डायलॉग मैंने सुना ना, मैंने कहा बात तो सही है यार, अपने को तो जाते रहना है। जाते रहे, पहले लोग हंसे, किसी ने मजाक बनाया, आई डोंट केयर। मैं पहले ट्रेनिंग करता था तो कई ट्रेनिंग कंपनीज में फीडबैक बहुत गंदे आए और उन्होंने कहा इसको ट्रेनर को कभी नहीं बुलाना। कोई बात नहीं, मत बुलाओ, लेकिन वो ही प्रोसेस है, फेलियर से गुजरना पड़ता है कई बार, क्योंकि फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। जर्नी कभी भी स्मूथ नहीं होगी,
आपको जर्नी को बनाना पड़ता है और उस जर्नी में कभी वो अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। तो आपने जैसे पूछा था ना, क्या फेलियर ज़रूरी है? फेलियर आएगा ही आएगा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। फेलियर से सीखना ज़रूरी है। तो जब आप डाउन हो तब क्या करें इंसान? जब डाउन हो तो, जब बीमार हो तो दवाई लें, जब डाउन हो तो ऐसे सारे काम करें जिनसे कि आपकी एनर्जी अप हो जाए। जैसे कि मैं पहला छोटा सा चीज़ लोगों को बताता हूँ कि आपको अगर कोई पूछे हाउ आर यू, तो आप कैसे रिप्लाई करते हैं? आई एम गुड, राइट? कुछ लोग कहते हैं आई एम फाइन, राइट? लेकिन कुछ कुछ कहेंगे लोग I'm ऐसे pretty बोलते well. हैं, हाँ, कुछ कहेंगे आई एम ग्रेट। Yeah. तो मैं लोगों को कहता हूँ व्हाई डू यू चूज़ फाइन? क्योंकि आपने फाइन बोला, आपके कानों ने फाइन सुना। अब लोग कहते हैं नहीं सर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? राइट भाई, शब्दों से बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं तेरे को एक ही शब्द में कोई गाली दे दूँ तो तुरंत क्या होगा उस इंसान Reaction? का? रिएक्शन। कैसे दे दी गाली, क्या समझता है? अरे मैंने तो ये, तूने ही तो कहा शब्दों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो गाली से क्यों फ़र्क पड़ा? शब्द बहुत पावरफुल है। मैं तो कहता हूँ शब्द मंत्र बन जाते हैं। तो जब आप एक शब्द को बचपन से बोल रहे हो, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, मेरी चल रही है, कट रही है, गुजर रही है। अब देखो ना, नॉर्मली लोगों से पूछो कैसे हो, अरे सर गरीब आदमी हूँ, ठीक ठाक हूँ। अरे ठीक ठाक है, ठीक ठाक होने की जगह क्यों नहीं बोला कि मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं अमेजिंग हूँ, मैं आई एम वेरी वेल, आई एम फैंटास्टिक? ये क्यों नहीं बोला? जब ये बोलते हैं, कान यही सुनते हैं, बॉडी वैसे ही एक्ट करेगी। आई एम फाइन, ये मैं बोल सकता हूँ, बट आई कांट से आई एम ग्रेट लाइक दिस। यू नो, आई विल से आई एम ग्रेट। I'm great. Yeah. ग्रेट बोलते स्माइल आई, बिकॉज दैट शब्द, इस शब्द का एक एसोसिएशन है माइंड में। तो शब्द मंत्र बन जाते हैं, इसलिए बहुत पावरफुल शब्दों का चयन करें। फाइन, गुड, बेटर, बेस्ट। किस तरह का खाना खाना चाहते हैं? Best. किस तरह के कपड़े पहनना चाहते हैं? Best. अब प्रॉब्लम ये है कि हमें हर किसी से बेस्ट चाहिए, लेकिन हम बेस्ट दे ही नहीं रहे, अपने आप को भी नहीं दे रहे। हम अपने आप को भी बोल रहे हैं आई एम फाइन, आई एम गुड। लेट्स स्टार्ट सेइंग आई एम ग्रेट, आई एम फैंटास्टिक। ओके, और जैसे ही आप बोलोगे, आप कहोगे शब्दों से क्या होगा, बोलने से क्या होगा, मैं ग्रेट थोड़ी बन जाऊंगा। अरे आप ऑलरेडी ग्रेट हो। आपके फिंगरप्रिंट भी किसी से नहीं मैच करते। इस पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ लोग मर गए, बिलियंस ऑफ लोग अभी पैदा हुए हैं और आएंगे। पूरे 50,000 सालों के इतिहास में भी धरती का रहना, तो आपके फिंगरप्रिंट किसी से नहीं मिलेंगे। इतने यूनिक हो आप, इतने पावरफुल हो आप, इतने स्पेशल हो आप, राइट? और हम अपने आप को क्या मान के चलते हैं? नहीं, मैं तो ऑर्डिनरी हूँ। नहीं, आप और मैं ऑर्डिनरी नहीं है। मैं तो सर्वशक्तिमान हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ और भगवान मुझ में है। अगर मंदिर की मूर्ति में भगवान हो सकते हैं, तो मेरी इस जीती जागती मूर्ति में तो भगवान का वास हर वक्त है। आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर रहे हैं, एब्सोल्युटली, जो मैं नोटिस कर रही हूँ। एंड दैट इज हाउ इट हैज़ टू बी। वी नीड टू डू दिस। तो है क्या ये सबकॉन्शियस माइंड जिसका जिक्र इतना ज़्यादा हो रहा है, और आप मतलब बातें करते करते सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर रहे हैं, उसको मैसेज कन्वे कर रहे हैं, और मैं इसको बहुत देर से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि आप इस पूरे घंटे के पॉडकास्ट में ये लगातार कर रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि मैंने एक ही चीज़ सीखी है, जानबूझ के वो बोलो जो आपको चाहिए। क्योंकि अनजाने में नहीं तो वो बोल दोगे आप जो आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, और अगर वो तथास्तु हो गया तो आप बहुत रोओगे। देखिए, मैं आज सुबह का ही एक पैटर्न है, किसी ने बोला कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैंने कहा ऐसा क्यों ज़रूरी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है? क्या पता है खोना पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है? हाउ डू यू नो खोना ही पड़ता है? तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गौतम बुद्धा ने कुछ पाने के लिए क्या खोया बताओ? बोले उन्होंने परिवार छोड़ा, पापा मम्मी को छोड़े। मैंने कहा बाद में वही परिवार उनके साथ दीक्षा ले रहा था, बाद में वही परिवार में सभी लोग एनलाइटेंड हो गए, तो छोड़ा या पाया? पाया, ऑब्वियसली। मैंने कहा अगर मैं इस घर को, ये घर बहुत अच्छा है, अभी इसमें मैं रह रहा हूँ, अब इसको छोड़ के मैं एक महल खरीद लेता हूँ, तो मैंने कुछ खोया क्या? कुछ नहीं खोया, मैंने तो पाया। ये भी मैं कभी भी खरीद सकता हूँ, और मैंने एक बड़ा महल और ख़रीद लिया, तो मैंने कहाँ खोया? ये कहावत किसने बनाई कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है? अब ये एक मिडिल क्लास आदमी ना, और एक मिडिल क्लास ही नहीं, हर आदमी ऐसे प्रोग्राम हो जाता है, मेरे को तो कुछ खोना पड़ेगा तो तभी पाऊँगा। इसीलिए लोग करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं लेकिन कमाते नहीं हैं, क्योंकि उनके माइंड में एक बिलीफ है कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा। जैसे लोग बोलते हैं कामयाबी हासिल करोगे तो परिवार पीछे छूट जाएगा। ट्रू, हेल्थ पीछे छूट जाएगी, अच्छाई पीछे छूट जाएगी, कि बड़ा आदमी बनने के लिए बुरा रास्ता अपनाना पड़ता है, क्योंकि बड़े आदमी बुरे होते हैं। फिल्मों में देखो ना, ऐसा ही बताया जाता है ना, गुंडे जो होते हैं पैसे वाले होते हैं, पावरफुल होते हैं, और हीरो जो होते हैं हमें फीड वैसे किया जा रहा है। और फिर हमें लगता है यार हीरो तो मैं ऐसे ही हूँ, गरीब ही हूँ तो भी हीरो ही हूँ।
क्योंकि बड़ा आदमी बनने के लिए तो गुंडा बनना पड़ेगा, दूसरों को दबाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और एक साधारण आदमी कहता है मुझे वो सब नहीं करना, क्योंकि उसके बिलीफ सिस्टम वैसे हैं। इन बिलीफ सिस्टम्स को जब तक आदमी पहचानेगा नहीं और इनको चेंज नहीं करेगा, वो चाह के भी अरबपति करोड़पति बन नहीं सकता, जबकि वो है उस काबिल। तो अच्छा इंसान कौन है? अच्छा इंसान क्या 5 गुण देखे जाए इंसान के कि पता चले कि ये अच्छा इंसान है? बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। वैसे तो हर आदमी के गुण अलग हो सकते हैं, और कोई आदमी के अंदर मैं जो बता रहा हूँ वो गुण नहीं भी हैं, और उसके बावजूद भी ये हो सकता है कि वो बहुत अच्छा है। तो मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले तो वो आदमी पीपल सेंसिटिव होना चाहिए। पीपल सेंसिटिव होने का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपको इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ बिकॉज आप एक होस्ट हैं, आपसे मेरा पॉडकास्ट हो रहा है, लेकिन मैं भैया को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दूँ। और अगर यहाँ पे हमें चाय पिलाने के लिए कोई आ रहा है तो उन्हें भी उतना ही इम्पोर्टेंस दूँ, क्योंकि उनकी भी कुछ नीड है, इनकी भी कुछ नीड है, इनकी भी कुछ नीड है, और मेरी भी कुछ नीड है। पीपल सेंसिटिविटी लोगों में ये नहीं होती है। लोगों का आजकल कई लोगों का क्या है, काम निकल गया ना, फिर छोड़ दो, भूल जाओ। ठीक है, हाँ मैं ये जानता हूँ कि आज की भागती दौड़ती दुनिया में ये पॉसिबल नहीं है कि हम सब लोगों को फ़ोन कर पाएँ, सबको टाइम पे मैसेज कर पाएँ, सबका बर्थडे याद रख पाएँ। लेकिन बी सेंसिटिव टुवर्ड्स देयर नीड्स इन दैट मोमेंट व्हेन यू आर देयर, कि किसको क्या ज़रूरत हो सकती है। अभी अगर पूजा जी मेरे घर पे आ रहे हैं तो क्या उनको ज़रूरत हो सकती है, उनसे पहले ही पूछ लूँ कि वो क्या खाती हैं, क्या नहीं खाती हैं, उनको कैसे उनके टेस्ट हैं। तो उसी हिसाब से मैं अपने आप को एडजस्ट करने की या मेरे परिवार को एडजस्ट करने की कोशिश करूँ। ये नहीं कि पूजा जी हमारे तो भाई ऐसे ही होगा। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो करूँ, नहीं कर सकता तो पहले से ही बोल दूँ कि आई एम सो सॉरी, ये नहीं हो पा रहा। आई नो आपको ये पता है ग्रीन टी आपको अच्छी लगती है, लेकिन हमारे पास ग्रीन टी का ऑप्शन नहीं है, चाय चलेगी, तो अदरक वाली चाय पी है ना, लीजिए। तो अदरक वाली चाय। तो ये पीपल सेंसिटिविटी पहली क्वालिटी है। दूसरी क्वालिटी मुझे जो सबसे अच्छी लगती है, दैट दोज पीपल हु आर वेरी गुड पीपल, दे आर ऑलवेज स्माइलिंग। राइट, हाँ देखो, मोस्ट ऑफ द पीपल आप स्माइल करोगे ना तुरंत कनेक्ट हो जाते हो, एंड दे आर वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ द अदर पर्सन। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से मैं मिला हूँ, मैंने देखा कुछ लोग होते हैं जिनसे मेरी कभी दुनिया में वापस मिलने की इच्छा नहीं होती, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल में उतर जाते हैं। और जो दिल में उतर जाते हैं ना, उनका एक ही क्वालिटी मैंने देखा है, वो अपने बारे में बात नहीं करते, वो दूसरे को इतना इंपॉर्टेंट फील करवा देते हैं। क्या बात है, क्या करते हो आजकल? अरे सर मैं एनसीसी कर रहा हूँ। अच्छा क्या बात है, एनसीसी कर रहे हो, फिर तो वहाँ परेड वरेड होती होगी, और क्या क्या होता है। मतलब वो जेन्युइनली क्यूरियस होते हैं दूसरे पर्सन में। राइट, आप अगर डेल कार्नेगी की एक बुक पढ़ोगे कि हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसमें स्माइल के बारे में बहुत उन्होंने बात की है ना, स्माइल एंड अप्रिसिएशन। तीसरी सबसे अच्छी क्वालिटी है कि वो हमेशा ये मान के चलते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे अभी और सीखना है, और सीखना है, और सीखना है, और सीखना है। वो कितने भी बड़े बन जाएं, उनको हमेशा ही लगता है कि मुझे और सीखना है, और पढ़ना है, तो वो और ज़्यादा पढ़ते हैं, और ज़्यादा सीखते हैं, और ज़्यादा अच्छे गुरु, टीचर, कोचेस के साथ कनेक्ट होते हैं। चौथी क्वालिटी मुझे लगती है कि जो बहुत अच्छे लोग हैं वो धार्मिक या स्पिरिचुअल भी होते हैं। धर्म पहली सीढ़ी है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की। मूर्ति पूजा या मंदिर में आरती करना, भगवत गीता पढ़ना, ये सारी चीज़ें पहला स्टेप है टुवर्ड्स बिकमिंग अ बिट मोर स्पिरिचुअल। एंड लास्ट चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि दे आर वेरी वेरी अवेयर अबाउट दे आर अवेयर अबाउट देयर ओन एक्शंस। उनको पता है कि उनकी वीकनेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें कौन सी चीज़ कब करनी चाहिए, उनके अंदर कोई कमी है तो उनको किसी और को बताना नहीं पड़ता। तो कॉमन सेंस बहुत अच्छा है उनमें, अवेयरनेस बहुत अच्छी है। ये 5 क्वालिटीज़ एक अच्छे इंसान में है। ओशो का आजकल बड़ा जिक्र होता है, जिसको देखो ओशो के वीडियोस उनको पसंद आते हैं, ओशो की बातें उनको पसंद आती हैं। जीवन को जीने के लिए ओशो की थ्योरी आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है? क्या उस थ्योरी पर चलना चाहिए जनरेशन जो आज की है, या फिर जो और भी जनरेशन्स हैं, ओशो की थ्योरी कितना इफेक्टिव आपको नज़र आती है? देखिए, नो डाउट जो ओशो ने किया है वो किसी के लिए भी कर पाना शायद बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। इतनी किताबें पढ़ना, इतनी डीप नॉलेज होना, एंड हर एक एस्पेक्ट पे उन्होंने बात की है, हर एक धर्म पे उन्होंने बात की है। उन्होंने पॉजिटिव भी बातें की है, नेगेटिव भी बातें की है। उन्होंने सेक्स जैसे टॉपिक पे भी इतनी क्लियरली बातें उठाई है, एंड उसके कारण उनके कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो उनके फॉलोअर्स नहीं हैं, जो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्योंकि हमारे धर्म, हिंदू धर्म में या कई सारे धर्मों में बोला भाई इन चीज़ों पे ये टबू टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर बात मत करो, इनके ऊपर डायरेक्ट बात करने से बच्चों के ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ओशो ने कहा कि बच्चों से ही आप इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करो, तभी क्राइम हटेगा। अब अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये चीज़ें बहुत सही भी है, क्योंकि अगर आप देखो तो वेस्टर्न सोसाइटी में आप जाओ तो अगर कोई लेडी शॉर्ट्स में घूम रही है तो उसको कोई भी नहीं देख रहा है गलत नज़रों से। लेकिन इंडिया में जाओ तो किसी लड़की ने अगर छोटे कपड़े पहन रखे हैं तो कोई हर आदमी उधर देख रहा है।
तो ये बड़ा एम्बैरेसिंग हो सकता है गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे वेस्टर्न सोसाइटी में थोड़ा खुलापन है, तो लोगों को इन चीज़ों के लिए ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। इंडिया में जितना ज़्यादा ढका हुआ है तो उतना ही है, लेकिन दोनों थ्योरीज़ हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं कहूँगा कि बुद्धा की थ्योरी बहुत ही पावरफुल है। वो कहती है बैलेंस्ड पाथ, मिडिल पाथ। अब टू मच ओशो 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 में मत करो, टू मच प्रेमानंद जी भी मत करो। व्हाट इज़ द मिडिल पाथ? दोनों में से जो बेस्ट है उनकी बेस्ट लेते जाओ और बाकी भूलते जाओ। तो मैं प्रेमानंद जी महाराज को भी सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं कहूँगा कि अगर मुझे दोनों में से सिर्फ एक को ही चूज़ करना पड़े तो मैं प्रेमानंद जी को चूज़ करूँगा। सिंप्लिसिटी, एक कोमलता, एक कंपैशन, एक ऐसा गुण देखने को मिलता है जो वो भी हंसी मजाक करते हैं, वो भी कहते हैं रिलैक्स हो जाओ, एक मोटिवेशन से भर देते हैं। वो बात करते हैं जो एक अनपढ़ साधारण आदमी को समझ में आ सकती अच्छा, दो जो बातें मैंने महसूस की, मुझे बताइएगा कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं। ओशो कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी जियो। True. ये ज़िंदगी आपको एक बार मिली है, आप इसको जितना जी सकते हो उतना जियो। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपके जो अपने हैं आप उनको साथ लेकर चलो, आप उनकी भावनाओं की कदर करो, आप उनकी खुशियों का ख्याल रखो, आप सच्चाई रखो प्यार में। लेकिन ओशो की थ्योरी थोड़ी सी अलग है, तो लोग कंफ्यूज जाते हैं, भाई करें तो क्या क्या करें। इस मैटर पे मैं भी थोड़ा सा ओशो से कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता हूँ, मैं प्रेमानंद जी महाराज की तरफ थोड़ा झुक सकता हूँ। बट अगर आप थोड़ा डीपर लेवल पे जाएंगे ना, स्पिरिचुअलिटी को और समझेंगे, तो दोनों के दोनों एक ही चीज़ कह रहे हैं। दोनों कह रहे हैं लाइफ को एंजॉय करो। प्रेमानंद जी महाराज इस पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि अगर तुम्हारी बीवी खुश नहीं है तो तुम कैसे खुश रहोगे भाई? तुम्हारे लिए भी वो घर जीते जी नर्क बन गया। तो Obviously. तुम्हें अगर घर में स्वर्ग बनाना है तो उसको, उसकी नीड्स पे ध्यान दो, उसको खुश करो। और बीवी को कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा पति परमेश्वर है, तुम्हारे अगर पति में भगवान नहीं दिख रहा और मूर्ति पूजा कर रही हो तो उससे भी क्या होने वाला है। अगर ओशो को भी आप ढंग से सुनो तो ओशो कहता है सोच समझ के ज़िंदगी जियो। तुम घंटों मंदिर में बैठे हुए हो और घर में अशांति है तो चलेगा नहीं। और ओशो कहते हैं कि अगर तुम अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हो तो होश पूर्वक जियो। तो ओशो कहेगा तुम सबसे डिटैच होके जी के देखो होश पूर्वक। अगर तुम अच्छे से जी पा रहे हो बहुत बढ़िया है, नहीं जी पा रहे हो तो देखो कि तुम्हारी नीड क्या है। सो वो कहते हैं अपने अनुभव पे भरोसा करो, ओशो ये कहते हैं। और अपना अनुभव एक साधारण आदमी का क्या है, जब उसकी बीवी रूठ गई या पति रूठ गया या सास रूठ गए तो उसके बाद क्या होगा, वो अशांत हो रहा है। अपना अनुभव क्या कह रहा है, अशांत। तो प्रेमानंद जी कह रहे हैं अपने को शांत कैसे करोगे? नाच गा के ही थोड़ी कर पाओगे, सिर्फ उस समय मेडिटेट कर लोगे तुम नहीं, तुम इतने अभी परिपक्व नहीं हो। तो उस समय पे तुम्हारे अंदर करुणा कंपैशन लाने के लिए राधा राधा नाम जपो। एंड साथ ही साथ तुम क्या करो, जो आदमी के प्रति करुणा कड़वा भाव है उसे माफ़ करो, उससे माफ़ी मांगो, उसके पास जाके उसकी सेवा करो। फाइनली क्या कहना चाहेंगे जो पॉडकास्ट दर्शक हमारे देख रहे हैं अभी तक और जो अभी तक यहाँ तक पहुँच मैं चुके हैं? कहूँगा लाइफ में कंफ्यूज क्या मत हो। रोल आप देंगे? दोनों गुरु बहुत पावरफुल हैं, किसी एक को चुन पाना मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, आपकी पर्सनल चॉइस, आप पिज़्ज़ा ज़्यादा अच्छा या बर्गर ज़्यादा अच्छा या दाल बाटी ज़्यादा अच्छी या पुलाव ज़्यादा अच्छा, इसके ऊपर मत जाओ। कभी पुलाव भी खा लो, कभी दाल बाटी भी खा लो और कभी कभी पिज़्ज़ा भी खा लो, है ना। ऐसा ये मत करो कि मैं तो ये बिल्कुल नहीं खाऊंगा। टू मच ऑफ एवर, मतलब स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं हो सकता है आपको कट्टर बना दे। फ्लेक्सिबल रहो। बुद्धा कहते हैं बी फ्लेक्सिबल। और अंदर से भावनाओं को देखो। हर समय आपकी सांस आपको गाइड कर रही है, आपका आसपास का एनवायरनमेंट गाइड कर रहा है। एंड मैं कहूँगा दोनों को सुनो और सुनो सबकी, करो मन की। बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए। हमारे जो दर्शक इस वक्त पॉडकास्ट देख रहे हैं उनका मार्गदर्शन करने के लिए, करोड़पति कैसे बने आपने ये भी जान लिया, ज़िंदगी को जीने का उसूल क्या है आपने ये भी जान लिया, भक्ति में ही शक्ति है आपने ये भी जान लिया। तो बहुत सारी बातें आपने जान ली हैं और आगे ये सिलसिला चलता रहे, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।